लिया होगा, समझ भी आ गया होगा कितना आपको आ रहा है। आओ तो देख लेते हैं कैसे करने थे और क्या आपने किया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो था डीआई से था। इसको बेटा डीआई बोलते हैं। डेटा आपको रीड करना होता है, फिर आपको आंसर देना पड़ता है। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, टफ क्वेश्चन इसमें होते नहीं है। आसानी से थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होती है। क्वेश्चन कह रहा है द लाइन ग्राफ, इसमें लाइन बनी है इसलिए इसको लाइन ग्राफ बोला जाता है। द लाइन ग्राफ इन द क्वेश्चन गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्शन इन यूनिट कंपनी ए और कंपनी बी। दो कंपनियों के लिए बात कर रहा है इन 5 अलग अलग ईयर। ठीक है, जो ये डॉट वाला लाइन है, ब्लू वाला जो लिखा दिख रहा है ये ए है, और जो थोड़ा ग्रीन दिख रहा है ये क्या है, बी है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस इन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ए एंड बी ओवर द ईयर्स। कह रहा है अलग अलग ईयर्स में जो प्रोडक्शन उसका एवरेज है उसका डिफरेंस क्या होगा, ये हमें आंसर बताना है। तो पहले तो आपको एवरेज करना है। ठीक है, अच्छा एवरेज क्या होता है, सबका सम डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 अलग अलग ईयर हैं। अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 अलग अलग ईयर हैं, इनका हमें क्या करना है, डिफरेंस करना है। ठीक है, अब समझें, जैसे अगर मैं कहूंगा मेरे को इसका 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 सबका जोड़ करना होगा और फिर डिफरेंस करना होगा। ठीक है, ऐसे ही यहां भी हमें इनका क्या करना पड़ेगा, जोड़ करना पड़ेगा और फिर उनका डिफरेंस करना पड़ेगा। 5 से डिवाइड करना ही है क्योंकि एवरेज निकालना है। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसका बताऊं क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है इस समय 625 प्लस 810 प्लस 725 प्लस 495 प्लस 570, सबका जोड़ किया और 5 से डिवाइड करना है। ये तो हुआ कंपनी ए के लिए। ऐसे ही कंपनी बी के लिए करेंगे तो कितना आएगा, कंपनी बी के लिए अगर देख लें तो कंपनी बी का आएगा 450 प्लस 595 प्लस 660 प्लस 710 प्लस 325 और डिवाइड बाई 5। ये तो हुआ इनका एवरेज। हमें करना क्या है, एवरेज का डिफरेंस करना है। मतलब पहले इन सबको जोड़ेंगे 5 से डिवाइड, फिर इन सबको जोड़ेंगे 5 से डिवाइड और उनका डिफरेंस कर देना है। तो इसको अगर ऐसा ना करके आप जल्दी करना चाहें तो जल्दी करने के लिए आप क्या करें, हमने क्या किया बेटा, एवरेज का डिफरेंस करना है। एवरेज का डिफरेंस तो हम देखो सब जो पहले इन सबको जोड़ेंगे फिर इन सबको जोड़ेंगे फिर माइनस करेंगे ना, यानी इस नंबर में से ये नंबर माइनस होगा। तो क्या सीधा आप इन दोनों को माइनस नहीं कर सकते, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, हमें जोड़ना पड़ेगा नहीं, सीधा इन दोनों का माइनस कर दें। तो यहां पे डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा, इसमें से इसे घटा रहे हैं तो निकल के आएगा कितना, 175। इन दोनों का डिफरेंस कर दिया हमने। अगर यहां पे डिफरेंस करेंगे तो देखो 600 मान लो, 210 यानी कितना आएगा, 215। ठीक है, ऐसे ही यहां पे डिफरेंस करेंगे तो ये लिखा है 660, तो 40 आएगा 700 तक, 40 और ये 65 आ जाएगा। अब लेकिन देखो इस बार क्या हुआ, रिवर्स हो गया, तो उल्टा हो जाएगा, यानी माइनस में लिखा जाएगा। इसमें से घटाएं 500 है ये और ये बचेगा 210 यानी कि 215, ये माइनस में आएगा बेटा। अच्छा माइनस क्यों हुआ, क्योंकि इस बार ए नीचे चला गया, हम ए में से बी घटा रहे थे ना, ए में से बी घटा रहे थे, लेकिन इस बार बी में से ए घटाना पड़ा इसलिए माइनस सिंबल के साथ जाएगा। तो ये 500 मानो, 500 के बाद 210, 215 माइनस का होगा। अब फिर से ये ऊपर चला गया तो यानी फिर से प्लस में ही आएगा। इसमें से ये घटाएंगे तो देखो ये कितना है, 325। अगर 325 में से देखें तो सीधा 525 तक 200 होगा, 25 के बाद बचेगा कितना, 30 और 45, यानी कितना, 245। क्या मैंने सही किया है, बिल्कुल सही किया है, डिवाइड बाई 5। तो अब देखो ये तो जोड़ना ही नहीं पड़ेगा, सीधा घट जाएगा। ठीक है, अगर सबका जोड़ कर देंगे, अब अगर सबका जोड़ करें तो जोड़ कितना आएगा, देखिएगा अब 200 200 तो ये है, 310 310 410 और 85 डिवाइड बाई 5। ठीक है, समझें, 200 तो ये है, इधर वाला 200। ठीक है, 200 के बाद में ये है 45 और ये कितना है 65, ये बन जाएगा कितना, 110, यानी 310 बनेगा, 310 410 और 75 ये, तो 485 डिवाइड बाई 5,
5 से डिवाइड कर दें इसको, तो 5 से डिवाइड होने के बाद कितना आएगा, 5 9 45, बचेगा 3, 5 7 35, 97 यूनिट। ये बिल्कुल सही आंसर है 97। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आया होगा। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, जो आप समझ पा रहे हैं, ये वाला जो मेथड है ये लॉन्ग प्रोसेस है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को जोड़ना पड़ेगा 5 से डिवाइड, फिर इस पूरे को जोड़ना पड़ेगा 5 से डिवाइड, तो बाद में इनको घटाया तो जाएगा, तो इसका मतलब इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा। तो हमने सीधा क्या कर लिया, पहले घटा लिया, और घटा के जब 5 से डिवाइड किया तो हमारा फायदा क्या होगा, देखो ये वाली कैलकुलेशन तो हमारी बिल्कुल ही खत्म हो गई, ये तो हमारी पूरी बच गई। ठीक है, बस सबको जोड़ दिया, 5 से डिवाइड कर दिया, इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ आया होगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 5 स्कूल, ठीक है, इन 5 क्लास, इन 5 स्कूल, 5 क्लास हैं, 5 अलग अलग स्कूल हैं, स्कूलों के नाम है ABCD, और ये अलग अलग क्लास है, 8th 9th 10th और 11th 12th। ठीक है, कह रहा है स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एवरेज, हमें एवरेज बताना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग इन क्लास 9th क्लास में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका एवरेज निकालना है। यानी कि सबको आप जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ेंगे और कितने हैं कुल 5 से डिवाइड कर दें। देखो 40 के मल्टीपल एक साथ कर लें, 40 2 3 4 5, अगर 40 5 बार जुड़ता तो कितना आता, 200, और ये ज्यादा है तो 210 आएगा, ये 210 तो ये हो गया। अब जो यूनिट डिजिट पे रहेगा कितना रहेगा, 7 और 1 8, 8 और 5 13, तो बन जाएगा 233, 23 सॉरी। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे एवरेज निकालने के लिए, तो कितना आएगा, 5 चौक 20, ठीक है, बचेगा कितना 2, 5 चौक 20, 44.6, 44.6, ये ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक और। अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पर्सन बोरो, 10,000 रुपए उसने बोरो किया है जी, 2 साल के लिए बोरो किया है, 5% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पे। देखिए सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहती है, अगर 5% था 1 साल का, तो 2 साल का जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 10% आएगा। सही है, कह रहा है ही इमीडिएटली लेंड इट टू अनदर पर्सन, 8% के रेट से 2 साल के लिए। उसे समझे, ऐसा क्वेश्चन दिया कि मैंने बोरो किया 5% के रेट से 2 साल के लिए, तो 10% ब्याज मुझे देनी होगी किसी और को। अब मैंने क्या किया, इसी पैसे को किसी और को दे दिया, किस रेट से, 8% के रेट से 2 साल के लिए। तो यहां से जो मुझे ब्याज मिलेगी, मुझे ब्याज मिलेगी कितनी, 16%, मुझे देनी कितनी है, 10%। तो पूछ रहा है उसका गेन क्या होगा। देखो मुझे जो ब्याज मिलेगी वो 16% होगी, जो मैं किसी और को दूंगा वो कितना होगा, 10%, तो 6% का गेन होगा मेरे को। 6% का गेन होगा किस पे, प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल कितना है जी आपका, 10,000, इस परसेंटेज से यहाँ के डबल जीरो कट जाएंगे, तो सही आंसर क्या आ जाएगा, 600। ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड वाला था। तो कुछ क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा कैसे आते हैं, बहुत आसान आते हैं जिन्हें जल्दी कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े से टाइम टेकिंग होंगे, तो हमें ओवरऑल क्वेश्चंस पे टाइम देना होगा। सबसे अच्छा तरीका है बेटा सबसे क्या, आप सारे क्वेश्चन ट्राई करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन ट्राई करें, कोई क्वेश्चन छूटे ना। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड, कह रहा है ईच एज ऑफ ए क्यूब इंक्रीज बाय इतने %। एक क्यूब है, क्यूब किसे बोलते हैं, घन को, जिसकी कितने साइड होती हैं जी, 3 साइड होती हैं, और सभी आपस में क्या होती हैं, इक्वल, लेंथ विड्थ और हाइट। ये है कोई क्यूब। क्या कह रहा है, इसकी हर एक साइड को उसने इंक्रीज कर दिया, कितना, हाँ, हर एक साइड को इंक्रीज कर दिया इतना %, तो इसका मतलब क्या होगा, 1/3। मतलब जो लेंथ है, जो उसकी साइड है, जो उसकी एज है, वो 3 से 1 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो पूछ रहा है परसेंटेज चेंज इन सरफेस एरिया। देखिए इसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 6a²। ठीक है, अगर 6 और सरफेस का एरिया देखेंगे तो 6a² होगा। मतलब जो एरिया है वो किस पे डिपेंड करता है, एरिया डिपेंड करेगा a² पे, मतलब साइड को 2 बार लिखा जाएगा, तो 3 से 4 हुआ, दूसरी बार भी कितना होगा, 3 से 4 होगा, 3 से 4,
2 बार लिखा जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर करना है, ये ए है ये भी ए है, तो ए स्क्वायर का चेंज जो आएगा वो कितना आएगा 9 से 16, यानी ये ए स्क्वायर जो इंक्रीज होगा वो कितना इंक्रीज होगा 7 यूनिट, कहां से 9 से, तो आंसर कितना आएगा, ये 100/9 बनता है 11 के आसपास, तो आंसर जो आएगा 77.77, ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन एक और देख लीजिएगा। यहां पे डायरेक्शन क्या दे रखी है, डायरेक्शन दी है, कह रहा है द टेबल गिवन बिलो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो भी डीआई के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एकदम आसान होते हैं, इंपॉर्टेंट ये कि आपने डायरेक्शन सही से पढ़ी हो कि क्वेश्चन दे क्या रखा और पूछा क्या जा रहा है। द टेबल गिवन बिलो गिव्स द नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड बाई 5 पर्सन, कह रहा 5 आदमी है, ये ABCD क्या है, ये पर्सन के नेम है, इन्होंने कुछ आर्टिकल बेचे हैं, ठीक है, अलग अलग सालों में 2020 से लेकर 2024 तक के लिए बताया है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज इंक्रीज, हमें डिफरेंस बताना है किसमें, परसेंटेज में जो इंक्रीज हुआ है इन सेल, आर्टिकल बी का, कौन से आर्टिकल के लिए पूछ रहा है, आर्टिकल बी के लिए पूछ रहा है, इस आर्टिकल के लिए, कहां से कहां 2020 से 2021, 2020 ये है बेटा, 2021 ये है, तो कितना इंक्रीज हुआ है 16 का इंक्रीज हुआ है, कहां से इंक्रीज हुआ है, जिससे कंपेयर करते हैं वो नंबर हमेशा नीचे होता है, ये बात सब क्लासों में पढ़ा रखी है, तो यहां से आएगा कितना 25%, ठीक है, क्योंकि ये 4 बार कटेगा तो 25% बनेगा परसेंटेज में, किसमें, सेल में इंक्रीज, सेल में कितना इंक्रीज हुआ। आगे पूछ रहा है क्योंकि हमें डिफरेंस बताना है, तो एक तो ये परसेंटेज ये आ गया, एक परसेंटेज और आएगा, उनका हमें डिफरेंस बताना है। दूसरा परसेंटेज क्या है, परसेंटेज इंक्रीज इन आर्टिकल डी। अब डी के लिए बात कर रहा है, अगर हम डी के लिए देखेंगे, आर्टिकल डी, ये आर्टिकल डी है, कौन से ईयर में, 2021 से 2022, 2021 कहां है ये रहा, 2022 कहां है ये रहा, तो कितना इंक्रीज हुआ है 110 से 121 तक 11 इंक्रीज हुआ, जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे आएगा, 110 नीचे आएगा, परसेंटेज निकालेंगे 100 से गुणा, इससे 10 बार कटेगा, तो यहां पे जो परसेंटेज आएगा वो 10% आएगा। इन दोनों परसेंटेज में डिफरेंस कितना है ये निकालना है, तो आंसर सही होगा कितना 15%, 15% बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन एक और देख लीजिएगा, ये पाई चार्ट है, डीआई आप समझो, अगर डीआई आया है क्वेश्चन तो आप ये माने सबसे आसान क्वेश्चन है, आसानी से मार्क्स यहीं से लिया जा सकता है, बस क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत होती है। क्या कह रहा है, मोहन मंथली सैलरी इतनी है, क्या पूछ रहा है, ही सेव 20% ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का 20% क्या कर लिया, बचा लिया, मैंने माना उसकी जो इनकम थी वो थी 100 रुपए, उसने सेव कितना किया, सेव किया सर 20% यानी 20 रुपए, यानी कि उसने जो खर्च किया होगा वो कितना खर्च किया होगा 80। अभी तक मैं इतनी बात समझ पाया, कह रहा 20% उसने सैलरी का बचा लिया और स्पेंड करता है रिमेनिंग सैलरी को ऑन नीड्स, ठीक है, हिज एक्सपेंडिचर इज रिप्रेजेंटेड इन पाई चार्ट, ये इसको पाई चार्ट बोलते हैं गोल चक्कर को, और ये डिग्री में दे रखा है, कह रहा है कि 100 रुपए था, 20 बचा लिया, बचा कितना 80, 80 रुपए का जो खर्चा है इसको उसने अलग अलग जगह खर्च किया, ठीक है, और जो खर्चा दे रखा है वो इस पाई चार्ट में दिया है जो डिग्री में दे रखा है, मतलब जो फूड पे खर्च हुआ है 36 डिग्री है, ट्रेवल पे जो खर्च हुआ है 25.2 डिग्री है। अब एक बात समझिएगा, देखो 360 डिग्री जो होता है बेटा ये हमेशा 100% के बराबर होता है, समझ रहे बात, ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो 1% होगा वो कितने के बराबर होगा, 3.6 डिग्री के बराबर होगा, 3.6 डिग्री 1% के बराबर होता है। उम्मीद कर रहा हूं आपने बात को समझा होगा। मैं देख लेता हूं कि किसका पूछ रहा है, ट्रेवल का पूछ रहा है, तो ट्रेवल पे कितना है 25.2 डिग्री, देखिए इसको 25 बनाना है तो इसमें गुणा कर दें कितने से, 7 से, हाँ अगर 7 से गुणा कर दोगे तो सीधा 7% की जो वैल्यू आएगी वो उतनी ही निकल के आएगी, कितना 25.2, यानी कि जो 25.2 डिग्री है वो पता लग गया, जो ट्रेवल पे खर्च हुआ है वो कितना खर्च हुआ है 7%, 7% ऑफ किसका 80 का, 80 रुपए था ना, 80 का 7% यानी कितना, कह रहा है आएगा 8 7 56, 5.6, 5.6 रुपए खर्च किया उसने, ठीक है, किस पे, ट्रेवल पे। तो पूछ क्या रहा है, कह रहा है मनी स्पेंड इज ऑन ट्रेवल इज व्हाट परसेंट ऑफ मनी सेव, कह रहा है जो ट्रेवल पे खर्च हुआ ये वाला पैसा वो कितना परसेंट है, किसका, सेविंग का। अगर सेविंग का निकालना है तो जिससे कंपेयर करते हैं वो हमेशा नीचे होता है, 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 5 5 25
5 का 30, कैरी का 3, ये आएगा 28%। 28% क्वेश्चन में दे रखा है, कहीं पे नहीं दे रखा है तो या तो कुछ गलत कर दिया हमने। 7 छिक्का 42, कैरी का 4, 7 21, 21 4 25, यानी 7% आएगा। 7% ऑफ 80 का कितना आएगा? 7 अट्ठे 56। मनी स्पेंड ऑन ट्रेवल इज व्हाट परसेंट ऑफ मनी सेव? जो मनी सेव किया है उसका कितना परसेंट है जो ट्रेवल पे खर्च हुआ है? ट्रेवल पे 25.2 बताया है। 7 छिक्का 42, कैरी 4, 7 21 4 25, यानी कि 7% के बराबर होगा। बिल्कुल सही है, 7% खर्च हुआ। ओके, 80 का 7%, 7 अट्ठे 56, 5.6 ही आएगा। तो सेविंग के अकॉर्डिंग पूछ रहा है 25 और 3 28% ही सही आंसर होगा। 28% सही आंसर होगा इसका, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट देखें क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी इतना। ए और बी के कॉस्ट प्राइस का रेशियो दे रखा है कि ए और बी का जो कॉस्ट प्राइस है वो किस रेशियो में है? 5:7 में है। कॉस्ट प्राइस सीपी का रेशियो दे रखा है। कह रहा है ही सोल्ड, उसने बेचा ए को 24% के प्रॉफिट पे, और बी जो बी को बेचा है और लॉस में बेचा है 20%। देखिए अगर इसका परसेंटेज निकालना है तो 5 और 7 को मैं मान लेता हूं कितना, 500 और 700, ठीक है, जिससे हमें परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ए ने जो खर्च किया, ए का जो प्रॉफिट है वो कितना है? 24% है। अगर 24% निकालेंगे तो 24 पंजे कितना आएगा? 120 रुपए का प्रॉफिट आएगा, यानी कि 620 रुपए में इसने इसको बेचा होगा। और जो बी ने बेचा है कितने में बेचा है? 20% के लॉस पे। 20% कितना आएगा जी? 140। 140 का इसको लॉस होगा। अगर 140 का लॉस कर दें तो 600 बचेगा 560, ये 560 रुपए का बेचा गया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं यहां तक सब चीजें क्लियर होंगी, इसमें कोई समस्या किसी को नहीं होगी। ठीक है, हमें सेलिंग प्राइस आ गया। क्या देन डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस वुड बी इतना। इनके सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दे रखा है। अगर सेलिंग प्राइस का डिफरेंस देखें, इसका सेलिंग प्राइस ये है, इसका सेलिंग प्राइस ये है। अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो 60 यूनिट की वैल्यू आएगी। 60 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितना? 42 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 642.7 रुपए। निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, बी का कॉस्ट प्राइस निकालना है। इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0.7 से। 0.7 कितना आएगा? 490। 490 इसका सही आंसर होगा, 490। ठीक है, नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। बताया गया है कह रहा है द टेबल गिवन बिलो नंबर ऑफ पार्टिकल, वही पीछे वाला क्वेश्चन है, उसी से बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है देखो वही अलग अलग ईयर्स दे रखे हैं, ए बी सी डी क्या है, ठीक है, पर्संस के नाम है। कह रहा है सेल ऑफ बी डिक्रीज बाय 20% इन 2025। 2025 के लिए बात कर रहा है, बी का घट गया। अगर 2024 में बात करूं तो 2024 में जो सेल था बी का कितना था? 140। इसका कितना घट गया? 20%। अगर 20% माइनस होगा तो यानी कि 28 माइनस हो जाएगा। 10% 14 होगा, 20% 28 माइनस कर दें तो कितना बचेगा? 112। ये सेल होगा 2025 में। उम्मीद कर रहा हूं आपने ये बात को समझा होगा। ठीक है, आगे कह रहा है द सेल ऑफ सी, सी का सेल बढ़ गया है कितना? 10%। ठीक है, 2025 में बात कर रहा है, हाँ 2025 के लिए बात कर रहा है। ठीक है, 24 से कंपेयर कर रहा है। अगर हम डी के लिए बात करें तो डी का सेल कितना था? ये तो था जी हमारा बी का, सॉरी सी का पूछा गया है, तो सी का कितना था? सी का 220 था, 220। ये हमारा बढ़ गया कितना? 10%। अगर 10% बढ़ाएंगे तो ये कितना बढ़ेगा? 22। अगर 22 बढ़ा दें उसमें तो बन जाएगा कितना? 242। टोटल सेल पूछा गया है तो कितना आएगा? 2 और 2 4, 4 और 1 5 और 1 3, 354। 354 ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए इज द स्मॉलेस्ट नंबर। क्या है? ए क्या है? एक स्मॉलेस्ट नंबर है फॉर विच A6A। ऐसे क्वेश्चन में आपको सबको समस्या ही होगी। A6A इस 3 डिजिट नंबर, ये एक 3 डिजिट का नंबर है और इसको 8 से डिवाइड कर सकते हैं।
इसको हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं। तो कह रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर, अगर ए को डिवाइड कर दें हम कितने से, ठीक है 8 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। देखिएगा अगर हम बात करें इस नंबर की, तो ये नंबर क्या होगा, इस नंबर को थोड़ा डिटेल में समझना होगा आपको। अगर इस नंबर को लिखें तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं इसको 100 इंटू ए, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मैं पेन का कलर बदलता हूं, प्लस 6 इंटू, ऐसा लिखा जाएगा क्या इसको, मतलब ये लिखा जाएगा 100A प्लस 60 प्लस ए, यानी कि आप कह सकते हैं ये जो अगर जोड़ दिया जाए इन दोनों को एक साथ तो बनेगा 101A प्लस 60। ये नंबर 8 से कट रहा है। अगर ये नंबर 8 से कट रहा है तो मतलब 8 का क्या है, मल्टीपल है। यानी आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 101A प्लस 60, ये कोई 8 का मल्टीपल होगा, मैंने मान लिया 8x के फॉर्म में होगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहां से a की वैल्यू निकालना चाहूं 101A इज इक्वल टू 8x माइनस 60, इससे 4 कॉमन हो जा रहा है, यानी कह सकते हैं 2x माइनस 15, ये 101A इस फॉर्म में होगा। यानी ये जो नंबर है वो 4 का भी मल्टीपल होगा, हाँ है ना। अब देखो कोई नंबर 4 से कब कटता है, अगर ये नंबर 4 से, देखो ये तो नंबर 4 से नहीं कटेगा, हाँ है ना। अगर ये नंबर 4 से नहीं कटेगा, 4 से इवन नंबर कटता है, ये तो नहीं कटेगा। 4 से कब कटेगा, जब a बराबर क्या हो जाए 4। ये नंबर 4 से केवल तभी कट सकता है अगर आप a बराबर 4 के अलावा कुछ और रखेंगे तो नहीं कट पाएगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर है तो सबसे छोटा नंबर क्या रखना पड़ेगा हमें, a बराबर 4। यानी कि ये जो नंबर बनेगा वो इस तरह इस फॉर्म में बनेगा 464, ये इस फॉर्म का नंबर है, ठीक है। हमें कह रहा है कि हमें डबल a को डिवाइड करना है कितने से, 8 से, यानी कि 44 को 8 से डिवाइड करना है तो 8 पंजे 40, रिमाइंडर कितना आएगा 4, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका, ठीक है। देखो ये इसका बेसिक तरीका है, अगर एग्जाम में सॉल्व करना तो आपको ये वाला फॉर्मेट आपको आना चाहिए, मतलब एग्जाम के लिए सॉल्यूशन ये वाला पार्ट है। एक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जल्दी से नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये हमें निकालना है। देखिए अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूं, मैंने स्क्वायर निकालने सभी क्लास में सिखा है, ये 50 से 3 कम है तो 25 में से 3 कम होगा, यानी इसका आंसर आएगा ये 6 गुणा 26 का स्क्वायर क्या होता है 676। अगर आप 6 से इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस का ये होगा, ठीक है। बस सॉल्व कर देना है, ये आएगा 2209 प्लस 6 से मल्टीप्लाई करें 6 6 का 36, कैरी का 3, 6 7 42, 42 और 3 45, कैरी का 4, 6 6 का 36 और 4 40, माइनस 4830। देखिएगा ये 4000 कितना पार्ट, मैं इसकी बात कर रहा हूं बेटा, जो 4000 है ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। 56 में से आप 30 माइनस कर दोगे तो जो बचा रह जाएगा वो कितना बचेगा, इधर बचेगा प्लस का 26 और माइनस का 800 बच गया, ये 30 माइनस कर चुके हैं आप इसमें से, ठीक है। तो अब इस 2200 में से 800 माइनस करेंगे अगर आप तो कितना बचेगा 1400, 9 और 26 1435, ये सही आंसर होगा। ये कैलकुलेशन करने का मुझे ढंग सही लगता है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। कह रहा है बैट्समैन स्कोर इतने रन, उसने कुल क्या रन बनाए हैं 100 रन बनाए हैं, इंक्लूड 4 बाउंड्री, जिसमें से 4 बाउंड्री हैं। 4 बाउंड्री का मतलब जो स्कोर उसने बनाया होगा वो कितना होगा जी, बाउंड्री के अकॉर्डिंग 4 गुणा 4 16 रन तो होंगे बाउंड्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे बता रहा है और 6 6 हैं तो 6 6 का 36 आया 6 के अकॉर्डिंग, यानी कुल रन बनाए उसने कितना 40 52, इतने रन उसने बाउंड्री के अकॉर्डिंग बनाए हैं। ऐसे जो बाकी रन होंगे वो उसने दौड़ दौड़ के बनाए होंगे, ठीक है। कह रहा है 100 में से, कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्कोर रनिंग बिटवीन द विकेट। देखिए इतने रन तो बनाए बाउंड्री से, तो रनिंग से जो बनाए वो कितने रन है 48 है, किस में से आउट ऑफ 100, अगर परसेंटेज निकालोगे तो 48% आएगा इसका सही आंसर, ये सही होगा। ये भी एकदम 20 सेकंड वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लें क्या कह रहा है, सम ऑफ ए एंड बी सी, हमें ए बी सी का सम दिया है, ए बी सी इसका सम कितना है 1005,
आगे क्या बता रहा है, रेशियो ऑफ ए और बी। अगर मैं ए और बी का रेशियो बताऊंगा तो कितना आएगा, 3:5 आएगा। आगे बी और सी का रेशियो बताऊंगा तो इधर रखा है 4:7 आएगा। देखो ये भी बी की वैल्यू है, ये भी बी की वैल्यू है। ऐसे क्वेश्चन भी बेसिक क्वेश्चन है, लगभग सब क्लासों में पढ़ा रखे हैं। अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बी की वैल्यू को सेम कर रहे हैं आप, 4 से इधर तो 4 से इधर भी, 5 से इधर हुआ है तो 5 से इधर भी। तो इस तरह से फाइनली ए की वैल्यू आएगी कितना, 12, बी की वैल्यू आएगी कितना, 20, और सी की वैल्यू कितनी आएगी, 35। तीनों की वैल्यू का सम अगर निकाला जाए तो सम कितना आएगा, 20 और 30 50 और 10 60, 67। तीनों का जो सम आएगा वो 67 होगा। तीनों का सम आएगा 67। इससे अगर कट करेंगे तो देखो इससे ये कटेगा एक बार, बचेगा कितना, 33। तो आगे कटेगा एक बार 5 बार। एक यूनिट की वैल्यू 15 होगी। क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछ रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी टुगेदर। अगर ए और सी का निकालेंगे तो ए का कितना है, 12, सी का कितना है, 35, दोनों का मिला के आएगा कितना, 47। और एक यूनिट की वैल्यू क्या है, 15। तो आएगा 15 चौका 60, 600 और 700। ए एंड सी टुगेदर, ए और सी एक साथ मान ज्ञात करो। 15 7 105, 705 आएगा ये तो। क्योंकि 300 ये आएगा, यही सही आंसर होगा, यही सही है। ए और बी का रेशियो 3:5 सही है बिल्कुल। 4:7 ये भी सही है, 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, यही आएगा, यही सही आंसर है। नेक्स्ट आगे देखें, ट्रेन ए कैन क्रॉस ए पोल। एक ट्रेन है जिसने पोल को क्रॉस किया है 10 सेकंड में, जिसकी स्पीड क्या है, 72। अगर पोल क्रॉस हो रहा है, अगर पोल क्रॉस हुआ है तो डिस्टेंस रहेगा ट्रेन की लंबाई के बराबर, जो हमें नहीं पता है। स्पीड क्वेश्चन दे रखा है 72 किलोमीटर, जिसे मीटर में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई, और क्रॉस करने का जो समय है वो दे रखा है 10 सेकंड। इससे कटेगा क्या बार, ये 4 बार, तो 20, यानी ट्रेन की लंबाई कितना आ जाएगा, 200। आगे कह रहा है हाउ मच टाइम ट्रेन विल टेक टू, इन मिनट, मिनट में आंसर देना है, टू कंप्लीट क्रॉस अनदर ट्रेन। एक ट्रेन दूसरे ट्रेन क्रॉस कर रही है। अगर एक ट्रेन दूसरे ट्रेन क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस रहेगा दोनों ट्रेन की लंबाई, लंबाई ऑफ T1 प्लस T2। ठीक है, दोनों ही ट्रेन चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में। जब अपोजिट में चलेंगी तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट भी लगेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जोड़ दिए जाते हैं। पहली ट्रेन का स्पीड कितना है, 72, दूसरे का स्पीड क्या है, 54। दोनों के स्पीड जोड़ के आ जाएंगे कितना, 126, 126 किलोमीटर पर आवर, 5/18। ठीक है, टाइम आएगा, अब जो टाइम आएगा वो सेकंड में आएगा। अगर हम बात करें दूसरी ट्रेन की लंबाई दे रखी है 150, पहली ट्रेन की कितनी है, 200, तो दोनों की लंबाई कितना आएगा, 350। ठीक है, ये आएगा कितना, 18 से 18 7 बार कटेगा, ये आएगा 35 गुणा टी, इससे कटेगा 10 बार, तो जो टाइम आएगा वो 10 सेकंड होगा। जिसे मिनट में बदलेंगे तो 1/6 मिनट आएगा, 1/6 मिनट। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है, साइन स्क्वायर 30। साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इसका स्क्वायर, प्लस टेन 30, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√3, माइनस 2 इंटू सेक 45 की वैल्यू क्या होती है, √2, कोसेक 45 की क्या होती है, √2 प्लस 3, और ये साइन 45 है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। देखिए ये 2 आएगा और 2 से ये, यानी कि 4, ये वैल्यू आएगी 1/4, ये वैल्यू आएगी -4, ये वैल्यू आएगी 1/√3। ठीक है, अब बचाइए कितना आएगा, √3/√2। इसको और इसको एक साथ रखा गया है, बाकी को एक साथ रखा गया है। अगर मैं इन दोनों के साथ जोड़ता हूं, ये कितना आएगा, 4 चौक 16, माइनस का 15/4, यहां से जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम आएगा √6। ठीक है, तो ये √2 इधर जाएगा,
और यहां से 3√3 इधर आएगा, ये सही आंसर होगा। √2 + 3√3 माइनस वाला ये है बस √2 प्लस, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखें, कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 108। 108 एक कौन से फैक्टर होंगे जो 3 से डिविजिबल हों लेकिन 9 से डिविजिबल ना हो। सबसे पहले आपको किसी भी नंबर के अगर नंबर ऑफ फैक्टर निकालें तो उसके प्राइम फैक्टर करने होते हैं। अगर आप 108 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसे लिखा जा सकता है, 4 से कट कर सकते हैं, 4 से कट हुआ के बाद 4 दूनी 8, कितना बचेगा 2, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। इसे और कट किया जा सकता है 2 से, कैसे लिखा जाएगा, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छिक्का 12। तो 4 से ही कट कर सकते हैं और 4 से काट लें, 4 छिक्का 24, 1 4 दिया 12। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 4 इंटू 9 7 63, 9 गुणा 7, मतलब 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7। ये हुए क्या, ठीक है, प्राइम फैक्टर हुए। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं सबसे पहले हम किसी नंबर का। अगर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है तो उसके बाद हमें क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 3 से कटना चाहिए वो नंबर, लेकिन 9 से नहीं कटना चाहिए। इसका मतलब अगर आप इसे 3 से काटना चाहते हैं, 9 से नहीं, देखो अभी नंबर 9 से क्यों कट रहा है, क्योंकि 9 इसमें एक फैक्टर है। ये नंबर 9 से क्यों कटेगा, क्योंकि 9 फैक्टर है। अगर इसमें से 9 को हटा दें तो नंबर 9 से नहीं कटेगा। तो अगर 3 से काटना चाहते हैं, लेकिन यानी कि 3 तो रखना पड़ेगा, 2 की पावर 4 इंटू 7, ठीक है, ये इस फॉर्म में आया। हाँ, मैं ये कह रहा हूं बेटा आपको, अगर 9 से काटना है, 9 से नहीं काटना है और 3 से काटना है, तो इसका मतलब 3 तो एक पार्ट रखना पड़ेगा, 2 की पावर 4 और 7 की पावर 1, ये इस फॉर्म में रखना पड़ेगा। अब ये नंबर 3 से तो कटेगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा, क्योंकि 9 इसमें एक पार्ट नहीं है। ये 9 से क्यों कट रहा है, क्योंकि 3 की पावर 2 9 होता है। तो ये जो नंबर है 9 का क्या है, 9 का मल्टीपल है, इसलिए ये नंबर 9 से कट रहा है। लेकिन 3 से, ठीक है, 3 से भी कटेगा ये नंबर, यहाँ पे 9 से भी कटेगा, क्योंकि इसमें 3 का मल्टीपल भी है, 9 का मल्टीपल भी है। लेकिन अगर इस नंबर की बात करें तो ये 3 से कटेगा, क्योंकि 3 का मल्टीपल है लेकिन 9 का मल्टीपल नहीं है। तो ऐसे जो कुल फैक्टर आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं, अगर कुल फैक्टर देखेंगे तो देखो 3 का मल्टीपल तो है ये, यहां से जो फैक्टर बनते हैं, 4 को एक पावर बढ़ा देते हैं 5, इस पावर को एक बढ़ा देंगे 2, यानी कुल मिला के 10 फैक्टर होंगे ऐसे, ठीक है। 10 फैक्टर ऐसे होंगे जो 9 से कटेंगे लेकिन 9 से नहीं कटेंगे, लेकिन 3 से कटेंगे। अगर अगला क्वेश्चन एक और देखा जाए, कह रहा है अमल हैज ए टॉय दैट शेप इज रेगुलर टेट्राहेड्रन। देखिए रेगुलर टेट्राहेड्रन कैसा होता है, एक ट्राइंगुलर फॉर्म है, ऐसा ट्राइंगल जिसमें 4 सरफेस होंगे, मतलब 4 ट्राइंगल बनेंगे। हैज ए कर्व सरफेस एरिया ऑफ 800, जिसका कर्व सरफेस एरिया कितना है, 800 है। ईच फेस ऑफ टेट्राहेड्रन हाइट इतना है, ठीक है। तो पूछ रहा है लेंथ क्या होगी बेस की। अब समझिएगा, अच्छा टेट्राहेड्रन एक ऐसी फिगर है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं टेट्राहेड्रन को हम कैसे बना सकते हैं। टेट्राहेड्रन, इसका एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस पीछे की तरफ है, तो 4 इक्वल सरफेस हैं इसके, समझ रहे हैं। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा, ठीक है, इसका जो ये बता रखा है कर्व सरफेस एरिया, वो 4 पार्ट में डिवाइड होगा, 4 इक्वल पार्ट में। तो 800 को अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो एक सरफेस का एरिया कितना होगा, इतना। और सरफेस एरिया होता कितना है, 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट भी हमें क्वेश्चन में दे रखी है, ये 200, ये 2 इधर चला गया, बेस इंटू हाइट हमें क्वेश्चन में दे रखी है कितना, 20। इससे कट जाए क्या बार 10 बार, तो इसका मतलब बेस जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 20। तो इसका मतलब टेट्राहेड्रन की जो साइड आएगी वो कितना आएगा, 20 आएगा। नेक्स्ट देखें, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 2%, 5%, 10% पर एनम फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली। देन कह रहा है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अमाउंट, इस अमाउंट पर टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 3 ईयर का, 3 सालों का। देखो ये क्वेश्चन कोई समस्या नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया गया है आपको, आप कर भी सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है,
क्योंकि पहले साल का जो ब्याज निकालना पड़ेगा वो 2% होगा, जो कैलकुलेटिव नंबर होगा आप निकाल कर देख लेते हैं हम, 18,650। यही एक क्वेश्चन ऐसा है जो कैलकुलेटिव है। अगर 2% निकालें, देखो किसी भी नंबर का 10% ये होगा, अगर मैं 1% निकालूं तो 1% क्या होगा, ये होगा। हमें 2% निकालना है, 2% मतलब इसका 2 गुना कर दें, तो अगर आप इस नंबर का 2 गुना करेंगे तो 360, 360 तो बनेगा 180 का 2 गुना किया मैंने, और 6.5 का 2 गुना 13, तो बनेगा 373। ये पहले साल का ब्याज आ गया, 2% निकाला हमने, 2%। अब दूसरे साल में कितना निकालना है, 5%। अब 5% निकालेंगे, देखो ये 10% है, इसका आधा कर दो, 1800 का आधा कितना आएगा, 900, और 65 का आधा कितना आएगा, ये आएगा 33 दूनी 66, 32.5, यानी कि 932.5। ये तो हो गई सिंपल इंटरेस्ट। अब इस पे और निकालना पड़ेगा हमें 5%, इसका 10% कितना आएगा, 37.3, इसका आधा कर दो तो आएगा 36 दूनी 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 18.5 19 मान लेता हूं, 19 के आसपास आएगा, ये अप्रोक्सीमेट है। ऑप्शन फिर हम अप्रोक्सीमेट में अकॉर्डिंग चलेंगे। 10% निकालेंगे यहाँ पे तो आएगा कितना, 1865। इसका 10% निकालेंगे आएगा 37.3, इसका 10% निकालेंगे तो 93.2 बनेगा। तो इसको मैं मान लेता हूं कितना, 38, और इसको मान लेता हूं 10% निकालें 93। हमने उसको थोड़ा बढ़ा दिया, इसको थोड़ा घटा दिया। अब अगर आप इसका 10% निकालोगे तो इसको मान लेते हैं 2, इतना कुछ आएगा। तो देखो अब कितना ब्याज बना, सबको जोड़ दो। अगर आप इस तरह से करोगे तब तो जल्दी हो सकता है, वरना जल्दी किसी मेथड में नहीं हो सकता। 1800 तो ये बना, 1800 900, ये आएगा 27, 2700 300, 3000, 3000 बन गया। 3000 के बाद में 3000 तो बन गया, ये सही है। अब अगर आप देखें, देखो इन दोनों को मिला के ये बनेगा 21, 21 और 2, 21 और 3, 21 और 3 24, 24 और 8 32, 32 और 32 64, 64 और 64 यहां जोड़ दे रहा हूं, ये कितना बन जाएगा 7, 137 बन गया ये। इसमें ये पूरा खत्म हो गया, ये पूरा खत्म हो गया, ये पूरा खत्म हो गया। अब बचा केवल क्या रह गया, ये 120, तो बनेगा 3200, 120 बन गया। कुछ और छूटा है क्या, ये 65 और छूटा है, इसको मान लेते हैं 120, 185, 185, क्योंकि ऑप्शन 3300 के आसपास कई सारे हैं। 7 5 12 है, ठीक है, 9 और 3 11 है, 1 12, कैरी का 1 3 3, 3322, 3322 के आसपास आंसर। 21 भी दे रखा है, 22 भी दे रखा है, ये सही आंसर होगा। आगे 25 ज्यादा है, क्योंकि हमने सारा कुछ जोड़ा ही है, थोड़ा बहुत इधर उधर किया है, तो 3222 ये सही आंसर होगा। 25 नहीं जाएगा, उतना नहीं बढ़ पाएगा, ये आंसर सही होगा। बस थोड़ा सा कैलकुलेटर पे ऑप्शन और ऑप्शन भी थोड़े एकदम एकदम पास पास दे रखे हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा, बाकी कोई समस्या नहीं है। कह रहे पर्सन टेक इतने घंटे ज्यादा, एक आदमी को इतने घंटे ज्यादा लगेंगे रो ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में बता रहा है, डिस्टेंस बताया 10 किलोमीटर है, अप स्ट्रीम में जाने में इतने घंटे ज्यादा लगे हैं देन ए डिस्टेंस ऑफ इतने किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, स्पीड ऑफ, समझें, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, हमें टाइम का डिफरेंस दिया, तो टाइम का डिफरेंस मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और स्पीड ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में दे रखा है डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है बेटा बी प्लस सी, बोट की स्पीड में करंट की स्पीड जुड़ती है। अप स्ट्रीम में होता है जी बी माइनस सी। ठीक है, ये घटा दी जाती है। क्वेश्चन में कह रहा है स्पीड ऑफ पर्सन इतने 1.5 गुना है किसका, स्ट्रीम का, मतलब बी और सी की वैल्यू का रेशियो दिया है। करंट की स्पीड अगर 2 मानोगे, 2 का 1.5 गुना कितना आएगा, 3, ये आ जाएगा। तो अगर हम डाउन स्ट्रीम में लेंगे तो आएगा कितना, 5x, अप स्ट्रीम में लेंगे तो ये कितना आएगा, x। ठीक है, ये स्पीड है। तो डिस्टेंस कितना है, हमारा डिस्टेंस दे रखा है अप स्ट्रीम का, अप स्ट्रीम का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर,
अप स्ट्रीम में डिस्टेंस स्पीड क्या है ये, और अगर डाउन स्ट्रीम में देखें तो 15 किलोमीटर है डिस्टेंस, और स्पीड क्या है हमारी 5x है। इन दोनों का डिफरेंस ही दे रखा क्वेश्चन में कितना, 3.5। 3.5, इससे 5 से कटेगा 3 बार, एलसीएम हमारा x ही रहेगा दोनों जगह, तो ऊपर आ जाएगा 7/x बराबर कितना आएगा 3.5। इससे नंबर कटेगा 2 बार, तो x बराबर 2 आ गया। x बराबर क्या आ गया 2। हमें निकालना क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है 2 × 2 यानी कि 4 आएगा। 4 कहीं दे रखा ये रहा। नेक्स्ट देखें, मतलब ये भी आसान था। कह रहा है 3 men कैन बिल्ड ए वॉल इन 12 डे। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 3 आदमी काम करेंगे तो काम कितने दिन में होगा, 12 दिन में होगा। आगे कह रहा है 4 women करेंगे। अच्छा, ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ध्यान रखना। डिस्ट्रॉय करने का मतलब जो भी इफिशियंसी होगी उसमें नेगेटिव साइन यूज करेंगे। कितने दिन में, 10 दिन में। ये W क्या है, एफिशिएंसी वुमेन की, ये मैन की एफिशिएंसी है। तो अगर आप इसको कट करेंगे तो 2 से कट होगा ये 2 बार, और 2 से कट हो जाएगा 6 बार। सीधा 4 से कट कर दे रहे हैं, 4 से सीधा कट हो जाएगा 3 बार। तो ये अगर हम M/W निकालना चाहो, यानी कि इफिशियंसी का रेशियो M/W, तो यहां रह जाएगा 10 और यहां आएगा 9। ध्यान रखना वुमेन की इफिशियंसी को माइनस में यूज किया जाएगा। अगर आप कुल वर्क निकालना चाहो तो कुल काम आप यहां से निकाल सकते हो। मैन की इफिशियंसी क्या है 10, तो 3 मैन की क्या होगी 30। 30 × 12 तो आपका 360 वर्क आएगा। ये वर्क है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इन हाउ मेनी डे टेक टू बिल्ड ए वॉल। एक आदमी और एक वुमेन है वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम कर रहे हैं। टाइम निकालेंगे तो वर्क अपॉन इफिशियंसी होगा। वर्क हमने निकाला है 360। अगर मैं इफिशियंसी देखूं तो एक आदमी क्या है 10, एक वुमेन क्या है माइनस का 9। तो इफिशियंसी अगर दोनों कंबाइन होंगे तो माइनस का घट जाएगा, तो इफिशियंसी 1 रह जाएगा। इसलिए आंसर क्या आएगा 360। ये इसका सही आंसर होगा। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहां पे दे रखा है फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 3 की पावर 87। इसको हमें 81 से डिवाइड करना है। पेन का कलर बदल देते हैं। अगर आप देखें 3 की पावर 87 है, अगर आप इसे 81 से डिवाइड करेंगे, देखिए समझिएगा 3 की पावर 87 डिवाइडेड बाय 81 को लिख सकते हैं 3 × 9 × 27 × 81, यानी 3 की पावर 4। तो बेटा ये नंबर जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, और पूरा डिवाइड होने का मतलब ही होता है कि रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। ये आप ऐसा समझो, ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन। कैसे लिखा है, मैं आपको एक पेज ले लेता हूं, समझो। 16 को अगर 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा, अरे कितना आएगा रिमाइंडर 0 आएगा। क्यों आएगा सर, भैया आप समझो, 16 को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि पूरा डिवाइड हो गया। जब नंबर पूरा डिवाइड हो जाता है तो इसी का मतलब होता है रिमाइंडर 0 आना। अब इसी को अगर पावर के फॉर्म में लिख दोगे तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 2। समझे, तो पावर कुछ भी लग जाए, अगर ऊपर का नंबर कंप्लीट डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, रिमाइंडर 0 हो जाता है। अब इसमें पावर कुछ भी लगा दो, अगर मैं इसमें 2 की पावर 1000 भी लगा दूंगा बेटा, 1001 लगा देता हूं, 2 से डिवाइड करूं, तब भी रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि पूरा कट जाएगा। तो सेम यही बात है, अगर 3 की पावर 87 को अगर 3 की पावर 4 से डिवाइड कर रहे हो तो ये तो पूरा ही डिवाइड हो जाएगा ना। तो पूरा डिवाइड होने का मतलब क्या है, रिमाइंडर 0। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन था, ऑप्शन ही सही नहीं लिखा हुआ है। समझ रहे हैं, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही नहीं लिखा है, तो फाइनल जो इसका सही आंसर होगा वो क्या आएगा 0। अगर नेक्स्ट देखें तो एक क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है, गिवन बार ग्राफ गिव्स द परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है, इन द पॉपुलेशन इन ए पर्टिकुलर ईयर विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन इन द प्रीवियस ईयर। देखो ये क्वेश्चन में यहां पे डेटा में करेक्शन था, ये मैंने सभी क्लासेस में बता दिया था, ठीक है, तो ये तो आपने कर ही लिया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, तो ये तो मैंने वहीं बता दिया था, बाकी मैं देख नहीं पाया। मैं कोशिश करता हूं क्योंकि कई सारी दिक्कतों की वजह से पूरा पेपर मुझे बनाना पड़ता है, इस वजह से, ठीक है, इसमें दिक्कत आ रही है। अगर ये अगले वीक से सभी सेक्शन आपके जो रिस्पेक्टिव टीचर है वो बनाएंगे, मतलब मैथ वाला मैं बनाऊंगा, जीएस वाला जीएस वाले सर बनाएंगे, तो उसे प्रॉपरली देखा जा सकता है, जिससे क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होंगी, ठीक है।
काफी हद तक चीजों को इंप्रूव किया गया है, क्वेश्चन पेपर का लेवल अच्छा है, अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है, आसानी से किए जा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा 2022 में 20 में पॉपुलेशन ये थी, 2019 में क्या होगी। देखिए ये 19 वाली जो पॉपुलेशन है यही तो बढ़ के 2020 में गई होगी, हाँ या ना। कितनी बढ़ के? 25% बढ़ के। 25% का मतलब क्या होता है जी? 1/4। मतलब यहां पे पॉपुलेशन अगर 4 यूनिट होगी तो यहां पॉपुलेशन कितनी होगी? 5 यूनिट। क्या इस बात को जान पा रहे हैं? अगर पॉपुलेशन यहां 4 यूनिट है तो बढ़ के क्या हो जाएगी? 5 यूनिट। इसी की वैल्यू दे रखी है 2005 वाली की, 2020 वाली की 191400। तो डिवाइड करके आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आएगा? 5 तिया 15, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, आगे 0। ठीक है, हमें 4 की वैल्यू निकालना है तो 4 से सिंपली इसमें गुणा कर देंगे और जैसे ही 4 से गुणा करेंगे आपको सही आंसर मिल जाएगा। कितना आएगा? 0, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 और 3 11, कैरी का 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33, कैरी का 3, 4 तिया 12 और 3 15, 153 120, 153 120 ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? शुभ गोज टू स्कूल स्कूल जा रहा है किसकी स्पीड से? 15 की स्पीड से जा रहा है और जो वापस आता है तो 20 की स्पीड से आता है। आगे क्या बता रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन हिज होम टू स्कूल, डिस्टेंस दिया है। बात समझें, हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया है, तो टाइम निकाल सकते हैं क्या हम? अरे हाँ या ना? टाइम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? आपका सर बिल्कुल निकाल सकते हैं टाइम। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो पूछा है टाइम टेकन बाय शुभ इन द होल जर्नी, पूरी जर्नी का टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने का, जाने का समय कितना होगा? 45। डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो 45 ही है ना, पहले 15 की स्पीड से जा रहा है तो कितना आएगा? 3 घंटे। अगर टाइम निकालेंगे आने का तो डिस्टेंस तो वही 45 है, लेकिन स्पीड वापस आने की कितनी है? 20। अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 20 दूनी 40, 5/20 बनेगा, जिसे लिख सकते हैं क्या? 1/4। अब क्योंकि ऑप्शन मिनट में भी दे रखा है तो इसका मतलब 2 घंटे तो पूरे हैं, इस 1/4 को मिनट में कन्वर्ट कर लेना है तो कितना आ जाएगा? 15 मिनट। तो 2 घंटे 15 मिनट तो ये और 3 घंटे ये, तो आ जाएगा 5 घंटे 15 मिनट, 5 घंटे 15 मिनट, ये सही आंसर होगा। इसको भी आप समझ पाए होंगे। ये दोनों क्वेश्चन भी एकदम आसान है। क्या कह रहा है? इन द फॉलोइंग फिगर सीई, ये सीई क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री कोण बना रहा है टू ए बी, इस लाइन पे यहां पे 90 डिग्री कोण बनाया है। कह रहा है एंगल ए सी ई, ये वाला दे रखा है, ये वाला एंगल क्या है? 20 है जी। ठीक है, आगे कह रहा है ए बी डी, ये वाला एंगल दे रखा है 50 है जी। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या? एंगल बी डी ए। अगर बी डी ए की बात करें, बी डी ए किधर है? बी डी ए, तो ये वाला एंगल पूछा गया है। अब समझो, पहले मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। किस ट्राइंगल की? इस ट्राइंगल की। ये 90 है, ये 20 है, तीनों एंगल तो 180 होते हैं ना। अगर ये 90 है तो इन दोनों का जोड़ भी 90 होगा, यानी कि ये 70 डिग्री आएगा। हमें ये पता लग गया। अब हम कौन से ट्राइंगल की बात कर ले रहे हैं? हमें ये पता लग गया 70 है सर। हमें ये निकालना, तो अब इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं बेटा, इस वाले की। अब ये 70 है, ये 50 है, तो 120 हो गया, तो ये कितना बचेगा? 60। इसको समझ पाए? आपका सर बिल्कुल समझ गए। तो हमें ये वाला एंगल पता लग गया कितना है जी? 60 है। ठीक है, अब क्या निकालना है? एंगल डी ओ सी। हमें ये वाला एंगल निकालना है। कौन सा वाला? ऊपर वाला। ये वाला 60 है, ऊपर वाला निकालना है। ऐसे करके ट्राइंगल बना हुआ है, ये वाला। ये एंगल 60 है, ये वाला 20 है। अच्छा, लास्ट क्लास में एक मस्त वाली प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, बाइसेक्टर थ्योरम। प्रॉपर्टी क्या थी? पास वाले को छोड़ दो, बचे हुए को जोड़ दो। पढ़ाई थी, लास्ट क्लास में पढ़ाई है। पास वाले को इसको छोड़ दो, बचे हुए को जोड़ दो। एक्सटर्नल जो एंगल होते हैं इन दोनों का जोड़, मतलब ये है इसका कि इन दोनों का जोड़ जो होगा वो इसके बराबर होगा। अगर ये 60 है तो ये कितना बचेगा? 40। पास वालों को छोड़ दो, बचे हुए को जोड़ दो, तो 60 और 40, 60 और 40 होगा। ये वाला 60 है और ये वाला क्या है? 40 है।
उम्मीद कर रहा हूं बात को समझ गए होगे। देख रहे हैं लास्ट क्लास की प्रॉपर्टी का डायरेक्ट यूज कर लिया गया। क्या कह रहा है 12.5% है, कितने का, इतना। इसका मतलब 12.5 का मतलब 1/8 और कितने का, 216 का, प्लस 25% ऑफ 252। 25% का मतलब क्या होता है 1/4 ऑफ 252। ठीक है, आगे क्या दे रखा है आगे दे रखा है 8 1/3। इसका मतलब क्या होता है 8 1/3 इतना परसेंट। 8 या 24 और 1 25, यानी इसका फ्रैक्शन क्या आएगा 1/12 है। माइनस करेंगे 1/12 है ऑफ 144, ये बराबर है x% ऑफ 13। बस सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। इससे तो पूरा कटेगा 12 बार, 4 से काट दो इसको, 4 छिक्का 24, 4 तिया 12, 8 से काटें कई बार काटेगा, 8 दूनी 16, कितना बचेगा 5, 8 सत्ते 56। तो बच कितना आ गया जी, ये आ गया हमारा 27, ये कितना आ गया 63, माइनस ये कितना आएगा 12 इक्वल्स टू x% ऑफ 13। अच्छा, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना बनेगा ये, तो आएगा 90, और 90 में से 10 घटाएंगे 80, 80 में 10 घटाएंगे 78 इक्वल्स टू x% ऑफ 13। 13 6 78, तो x बराबर आएगा 600%। 600% बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ये आपका टेस्ट पेपर था। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ आया होगा, कुछ भी समस्या, किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ओके जी, थैंक यू। जो टेस्ट हुआ है आज, जो आप टेस्ट देकर गए हो, वीकली टेस्ट जो आपका होता है हर सप्ताह में तैयारी करो में, उसका सॉल्यूशन आपके पास आने वाला है। और सबसे पहले सॉल्यूशन आ रहा है रीजनिंग का। बेटा देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या कहता है। 25 तक मैथ रही थी, क्योंकि हम बिल्कुल एसएससी के हिसाब से ही आपके लिए पेपर कराते हैं। तो रीजनिंग का 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग अ पीस। बेटा मत पढ़ो, वो आपसे कह रहा है कि पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन आपको समझाया है कि भाई देखो एक पेपर है, उसको इस प्रकार ऐसे मोड़ा गया है, फिर ऐसे और फिर ऐसे। अरे कुछ नहीं करना रहे, यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 गोले ऐसे खाली करोगे इधर 2 गोले, फिर उसको ऐसे करोगे फिर 2 गोले आ जाएंगे। मतलब आपको दिख रहा है पेपर फिगर नंबर 1 बन जाएगा। इसमें कोई आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, कौन सा बन जाएगा, 1 मिनट रुकें, बन जाएगा कौन सा बेटा, फिगर नंबर 1। ठीक है, तो फिगर नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा, नो डाउट। पहला क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का बेटा। कुछ कहा है कुछ 6 फ्रेंड्स एक सर्कल में बैठे हैं, इनसाइड द सेंटर। कहाँ बैठे हैं बेटा, इनसाइड द सेंटर। आपसे कहा है कि हमेशा 2 पॉसिबिलिटीज लेके चला करो। कितने फ्रेंड हैं, 6 फ्रेंड्स हैं बेटा। कितने हैं, 6। आगे उसने कहा जेड सेट से टू द अपोजिट ऑफ एस, जेड इज बिटवीन एम एंड के। बेटा जेड जो है वो किसके अपोजिट है, एस के। जेड अपोजिट है एस के, जेड बिटवीन है किसके, के और एम के। तो एक बार एम को यहां मान लो, एक बार के को यहां मान लो, एक बार एम को यहां मान लो और के को यहां मान लो बेटा। ठीक है, आगे आपसे कह रहा है कि एस इज बिटवीन एच एंड डी। एस जो है एच और डी के बीच में है, एच और डी बेटा, एच और डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, एम इज टू द राइट इमीडिएट राइट ऑफ डी। एम जो है इमीडिएट राइट है किसके, डी के। तो डी यहाँ, एच यहाँ। उसने कहा एम इमीडिएट राइट है डी के। बेटा यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बचा हुआ कौन है वो रख दो, तीनों रख दिए। ठीक है, पूछा क्या है, एस और एम के बीच में कौन बैठा है, एस और एम के बीच में कौन बैठा है, डी बैठा है। आगे बढ़ो, डी को टिक करो और आगे बढ़ो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आगे आपसे क्वेश्चन दिया है उसने, हाँ कोडिंग डिकोडिंग का। कौन सा क्वेश्चन दिया है, कोडिंग डिकोडिंग का। ये मिटा रहा हूं बेटा मैं, कुछ नहीं है बेटा। कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन दिया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्लास में कराया भी आपके लिए, पोजीशन पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है ये, पोजीशन पैटर्न के। आइसबर्ग को उसने लिखा है ECIBGRE, ये लिखा है बेटा। आगे पूछा है पैसिफिक, PACI पैसिफिक, और पूछा कि और आगे दिया उसका CAPI CIF। आगे पूछा है आपसे वैकेंसी, वैकेंसी। बेटा देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 मैंने आपको सिखाया है। ई कितने पे आता है, 5 पे आता है। सी कितने पे आता है, 2 पे आता है। आई कितने पर है, 1 पर आ गया। बी कितने पर है, बी आ रहा है सर 6, हाँ कहाँ है बी, बी आ रहा है सर 4 पे। जी कितने पर सर 7 पे आ रहा है। आर कितने पर आ रहा है सर, आर आ रहा है 6 पे। और ई कितने पर आ रहा है सर, ई आ रहा है 5 पे। तो 5 2 1 4 7 6 5 के रूप में जमा लो बेटा। 1 2 3 4 5 6 और 7।
तो 5 2, 5 पे क्या आ रहा है, एन आ रहा है, 2 पे क्या आ रहा है, 2 पे आ रहा है ए, 1 4, 1 आ रहा है वी, और 4 क्या आ रहा है, 4 आ रहा है बेटा ए, ठीक है। और आगे आपसे पूछा है 7 6 5, 7 आ रहा है वाई, और 6 आ रहा है बेटा, 6 पे क्या आ रहा है सी, और 5 पे क्या आ रहा है बेटा, 5 पे आ रहा है एन। तो एन ए वी ए वाई सी एन, एन ए वी बेटा वहां देखें कहाँ है मेरा एन ए वी, अरे क्या कर दिया भाई, रिवर्स पैटर्न नहीं कर दिया उसने, एक मिनट देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। पैसिफिक को, आइसबर्ग को ईसीआई, ठीक है, इसको सीएपी, तो सीएवी, अच्छा अच्छा उसने ऐसे किया, ठीक है भाई ठीक है। उसने क्या किया देखो, देखो पीएससी को सीएपी तो सीएवी लिख दिया है। अब उसने क्या है बीजीआरई, बीजी कहाँ है बीजी, तो 4 और 7 को लिखा है, तो यहाँ भी 4 और 7 कौन आएगा ए वाई, बीजीआरई 6 और 5, तो 6 और 5 कौन है सीएन, तो सीएबी ए वाई, सीएवी ए वाई और 6 5 क्या है वाई एन, ठीक है बेटा, सीएवी ए वाई एन सी, ये वाला सही है, ठीक है। आगे कह रहा है इन ए रो ऑफ स्टूडेंट सचिन इज 14th फ्रॉम द लेफ्ट, सचिन कौन सा लेफ्ट, कौन सा है 14 है, कहां से लेफ्ट से। आगे उसने बोला कि तान्या कौन सी है 22 है, कहां से बेटा 22 है तान्या राइट हैंड से। बीच में कितने बच्चे हैं, बीच में है 1/4 बच्चे, बीच में कितने बच्चे हैं 1/4 बच्चे हैं। अरे बेटा तान्या आपने तो क्वेश्चन देखते ही कर दिया होगा, आपका नाम जो इसमें आ गया है, देखो सचिन आपने भी, सचिन टिचकुले आपने भी क्वेश्चन देखते किया होगा क्योंकि आपका भी नाम इसमें है। तो क्या हुआ कि 1/4 बच्चे बैठे हैं, मैंने रैंकिंग में ऐसा क्वेश्चन कराया है, इट मींस कि बीच में कितने बच्चे बैठे, जैसे आज क्लास में 4 बच्चे आए हैं, टोटल क्लास में 4 बच्चे हैं, आज आया 1 बच्चा, ये रेशो से होता है, तो टोटल नंबर स्टूडेंट्स 4 हैं, आज 1 आया है, तो बीच में 1 बैठा है, मतलब इसका मतलब क्या है कि 4/1 का मतलब 1 बैठा है मिड में, और 4 कहाँ बैठे हैं सर, 3 कहाँ बैठे हैं 4 में से सर, 3 बैठे हैं साइड में, तो साइड की वैल्यू क्या है सर, आपने सिखाया है 14 + 22, ये किसकी वैल्यू है, ये साइड की वैल्यू है 36, 36 बच्चे साइड में बैठे हैं, इट मींस 36 यानी कि 3 की वैल्यू है, तो 36 बच्चे साइड में, 18 बच्चे 1 की वैल्यू है, 36 और 18 कितने हो गए बेटा, सॉरी 18 नहीं 12, 36 12 या 36, 12 वैल्यू 1 की है, तो 12 बच्चे बीच में हैं, 36 साइड में हैं, 1/4 का रेशो यही निकालते हैं, बड़ी सिखाया गया है। अब इसको ज्यादा इंटरटेन नहीं करेंगे, तो 36 + 12 कितना 48, कितना हो जाएगा 48, 48 पे टेक करो बेटा, आगे बढ़ो, ठीक है। रेस वाला क्वेश्चन है, आगे कह रहा है इनको स्टेटमेंट्स को फॉलो करो और क्वेश्चन करके बताओ। मैंने क्या कह रहा है सर, स्लॉक्स कह रहा है, ये क्या कह रहा है स्लॉक्स कह रहा है, मैंने ठीक है बेटा स्लॉक्स देखते हैं, स्लॉक्स क्या कह रहा है। स्लॉक्स कुछ नहीं कह रहा आपसे, सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल डियर्स आर लॉयन, के सभी जो डियर हैं वो क्या हैं, वो लॉयन हैं, क्या हैं लॉयन है, शेर। सम स्वान्स आर डियर, कुछ स्वान्स जो हैं वो डियर हैं, ये स्वान है बेटा। उसने कहा सम लॉयंस आर एलिफेंट, कुछ लॉयन क्या है बेटा एलिफेंट हैं, क्या हैं एलिफेंट हैं। आगे पूछा सम डियर आर लॉयंस, के कुछ डियर लॉयंस है, जब ऑल हैं तो कुछ तो होंगे ही, तो पहला सही है। सम स्वान्स आर एलिफेंट, के कुछ स्वान एलिफेंट है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा उसने, तो ओनली 1 फॉलो, सेकंड वाला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। ओनली क्या हो जाएगा 1 फॉलो, क्योंकि स्वान और एलिफेंट का कोई भी रिश्ता उसने नहीं बताया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, देखो क्या कह रहा है आपसे, सीरीज दी है, देखो इसमें कुछ करना नहीं था वैसे, 75 80 87 96 107 और क्वेश्चन मार्क। देखो बेटा कितने का अंतर सर 5 का, कितने का सर 7 का, कितने का सर 9 का, कितने का सर 11 का, आगे कितने का आएगा सर 13 का आएगा। 107 और 13 क्या होते हैं सर, 107 और 13 दूसरी क्लास का बच्चा ही बता देगा मैंने कितने बेटा सर 120 होते हैं, कितने होते हैं 107 और 13 सर 120 होते हैं। ऑप्शन में है क्या सर, है तो आगे मारो, आगे क्लिक करो, झक मार के आगे चलो। आगे आपसे कह रहा है कि बताइए, डिक्शनरी आपको कल ही पढ़ाया था मैंने, कि पूछ रहा है किस हिसाब से जमेंगे। देखो टीओ सब में कॉमन है। अब सबसे पहले ओ आएगा तो पहले आएगा टोस्टर, और टूसा में कौन आएगा SSHT, पहले आएगा बेटा सेकंड वाला, फिर आएगा आपका तीसरा, तो सेकंड और तीसरा बेटा एक ही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4। ज्यादा आगे चलो ही मत, ठीक है। डिक्शनरी का क्वेश्चन है, ज्यादा इंटरटेन इसको करेंगे नहीं। आगे उसने कहा विच लेटर विल बी 19th। अरे देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, आपने गलत किया होगा मुझे पता है, क्लास में मैंने कराया भी आपके लिए कि विच लेटर विल बी 19th टू द लेफ्ट ऑफ 14th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो 14 लेफ्ट हैंड, 19 माइनस के 5, और जब कभी भी नेगेटिव वैल्यू कहां से हो लेफ्ट हैंड से हो, कराया नहीं कराया, क्योंकि हिंदी वाले ऐसे पढ़ते हैं इंग्लिश वाले ऐसे पढ़ते हैं। तो 14 - 19 यानी कि माइनस के 5, और जब कभी भी माइनस के 5 होंगे नेगेटिव वैल्यू कहां से होगी लेफ्ट हैंड से होगी, तो उसे 26 में से क्या कर देते हैं घटा देते हैं। और 21 पे क्या आता है यू, आपने भाग करके ई किया होगा, इसीलिए आपको पहला ऑप्शन क्या दिया गया था
ई दिया गया था। आप ये गलती करोगे मुझे पता था। क्यों? आपने क्या किया? सर आपने कहा तो है कि 19 - 14 5 कर दो। मैंने नहीं बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। स्पीड इसलिए तेज कर रहा हूं बेटा क्योंकि अभी आपका और भी पूरा ये रिकॉर्ड होना है, ठीक है, तो थोड़ा मेंटेन करें। तो ठीक है, यू आ गया क्योंकि लेफ्ट हैंड से नेगेटिव वैल्यू 26 में से घट जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बताइए कौन सा वेन डायग्राम अच्छा होगा, ट्रेन, ट्रेवलर और एरोप्लेन। देखो बेटा, जो ट्रेन है ये तो इससे ट्रेवलर इससे भी सफर करता है बेटा, और एरोप्लेन से भी करता है। अरे करता नहीं करता, यहां बना रहा हूं देख लो। ये ट्रेन है, इसमें भी ट्रेवलर सफर करता है, ठीक है, और ये क्या है? एरोप्लेन है। ये वाला बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन दे रखा हो, उसको क्लिक करके आगे बढ़ो बेटा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपको पढ़ाया नहीं गया हो। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। हाउ मेनी पेयर्स स्टूडेंट, स्टूडेंट में कितने पेयर बनेंगे बेटा? कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, पेयर फॉर्मेशन क्वेश्चन था बेटा। देखो, एक बनेगा एस का टी का, एक बनेगा एस का यू का, एक बनेगा टी का ई का, एक बनेगा डी का और ई का, और एक बनेगा एन का और एस का। आराम से देखते रहना। 5 पेयर बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं इसमें? 5 पेयर बन रहे हैं बेटा। आगे चलते हैं। उसने कहा एक क्लॉक है। देखो ये पेयर है, इनको लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं, मिटा रहा हूं इनको, ठीक है। उसने आगे कहा कि एक क्लॉक है जो कि 8 मिनट स्लो हो जाती है, संडे 5 PM। संडे क्लॉक का क्वेश्चन है बेटा। अच्छा, एरर क्लॉक का। संडे 5 PM को 8 मिनट क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। 8 मिनट क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है, ठीक है। और 10 मिनट गेन कर लेती है वेडनेसडे 5 PM। वेडनेसडे 5 PM पर क्या कर लेती है बेटा? 10 मिनट गेन कर लेती है। तो प्लस के 10 मिनट। उसने टोटल दूरी कितनी तय की? 18 मिनट। कितनी तय की? 18 मिनट टोटल दूरी उसने तय की। कितने घंटे में? संडे, मंडे, ट्यूसडे में 72 घंटे। टोटल कितने घंटे हो गए? 72 घंटे हो गए। पहले वो कितनी पीछे थी? पहले वो देखो कराया गया है क्लास में 8 मिनट पीछे थी, ठीक है। अब उसने 18 मिनट, अब देखो भाई, पहले पीछे थी, फिर बराबर पहुंची होगी, फिर उससे आगे और पहुंची है, तो 8 मिनट पीछे थी। अब टोटल 18 मिनट उसने तय की है। टोटल घंटे कितने लगे इसमें? सर टोटल लगे 72 घंटे। तो 8 चौके 72, तो 8 चौके 32 घंटे। कितने घंटे? 32 घंटे। तो संडे 5 PM से 32 घंटे बाद, संडे 5 PM से 32 घंटे बाद उसने कौन सा टाइम दिखाया होगा? सही टाइम दिखाया होगा। तो संडे 5 PM टू मंडे 5 PM कितने? 24 घंटे। और मंडे 5 PM से और जाएंगे 12 तो 7, 24 7 31, तो आ जाएगा ट्यूसडे 1 AM। कब आ जाएगा? ट्यूसडे 1 AM। एरर क्लॉक पढ़ाया गया है आपको, क्लियर? वहीं से क्वेश्चन है बेटा। एक भी क्वेश्चन आपका जहां से पढ़ाया नहीं वहां से नहीं आया है। तो ट्यूसडे 1 AM ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है बेटा, इन अ मंथ वेडनेसडे। बेटा मिटा रहा हूं इस चीज को, देखने दोबारा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्लॉक का क्वेश्चन मिटा दिया है। आप लिख सकते हो आराम से। वीडियो को पॉज कर लेना बेटा, ठीक है, क्योंकि हमें पूरा क्या देना है? हमें चारों सब्जेक्ट का सॉल्यूशन देना है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी ही कराना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्लास में बड़े आराम से कराया गया है। यहाँ पर आराम का कोई भी काम ही नहीं है। तो आगे आपसे कह रहा है कि देखिए, यदि एक महीने में वेडनेसडे कितनी बार आता है? 5 बार आता है। तो बताइए इसमें से कौन सा महीना? मैंने कहा था 5 बार कब आ सकता है? या तो महीना हो 30 का और 31 का। देखो, यदि 29 का महीना है, एक हो सकता है कि 30 का महीना है, एक हो सकता है 31 का महीना है। तो 29 में तो यदि पहला दिन वेडनेसडे है तो ही 5 बार आ सकता है। यहाँ पर देखो 2 दिन हो सकते हैं। उसने कहा पहला दिन वेडनेसडे हो। उसने कहा था पहला दिन क्या है ना, मंथ 5 टाइम आना है, तो पहला दिन वेडनेसडे होना चाहिए। तो वेडनेसडे ऑप्शन नहीं दे रखा बेटा। यदि यहाँ वेडनेसडे, यहाँ ट्यूसडे होना चाहिए। क्या ट्यूसडे ऑप्शन में है क्या? सर ट्यूसडे भी ऑप्शन में नहीं है। तो फिर यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर देखो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे ये हो सकता है बेटा। और ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे हो सकता है। और वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे हो सकता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? मंडे हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। क्लास में बाकायदा जैसे ऐसे क्वेश्चन कराए गए हैं, तो इसलिए ज़्यादा एंटरटेन इनको यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। उसने फाइंड द ऑड वन आउट। क्या कहा उसने? कि फाइंड करो भाई, ऑड वन आउट को फाइंड करो कि कौन सा ऑड है इसमें। इस चीज को फाइंड करके बताइए। मैं ठीक है बताते हैं भाई, रुको अभी। तो फाइंड द ऑड आउट में देखिए उसने कहा है, अच्छा उसने देखो यहीं देख लो, 6 और 2 8, 9 और 2 11, 14 और 2 16 और 5 और 2 7, 5 और 2 7, 15 और 2 17, 4 और 2 6, 5 और 2 7 बेटा 15, 13 और 2 15, +2 +2
+3। बेटा देखो यहाँ +3 हो रहा है एक में, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? ऑड वन आउट है बेटा। इसमें ऑड क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है, क्योंकि सभी में +2 हो रहा है, इसमें क्या क्या हो रहा है? +3 हो रहा है। उसने कहा कंप्लीट द सीरीज। सीरीज क्या है? MANGMTHKS, ये सीरीज उसने कहा इसको कंप्लीट करो। क्या करो? इसको कंप्लीट करो। इसको कंप्लीट कैसे करेंगे वो देख लें। क्या सीरीज थी? अरे अच्छा, देखो बेटा यहीं कंप्लीट कर देते हैं इसको, ऑप्शन वहां से मैच कर लेंगे। एम और एन क्या है आपस में? अपोजिट हैं। एम और एन क्या है आपस में? अपोजिट हैं। और यदि 14 में से -13 कर दूंगा तो कितना बचेगा? 1, और 1 पे क्या आता है? ए। जी और टी आपस में क्या है? अपोजिट हैं। टी आता है 20 पर, माइनस कर दूंगा 7 तो बचेगा 13, और 13 पे क्या आता है? एम। अगला देखो एच और एस आपस में अपोजिट हैं। 19 माइनस एच यानी कि 8 कर दूंगा आएगा 11, और 11 पे क्या आता है? के आता है। तो आगे उसमें क्या आ रहा है ऑप्शन में, एक बार वो चेक कर लेते हैं। ऐसी कोई संख्या आ रही है क्या ऑप्शन में? तो देखो वी डब्ल्यू क्या एम डी अपोजिट नहीं है, एस क्यू अपोजिट नहीं है, बी और वाई अपोजिट है। देखो बेटा ये क्वेश्चन आ रहा है, बी और वाई क्या है? अपोजिट है, और 25 - 2 करेंगे तो 23 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे उसने कहा कि भाई देखो ओपन जो है, ओपन को कोड किया गया है कैसे? 17, 18, 7 और 16। और उसने आगे कहा बताइए क्लोज को कोड कैसे करेंगे? बेटा देखो ओपन वो आता है 15 और 2 17, 15 + 2 17, 16 + 2 18, 5 + 2 7 और 14 + 2 16, यानी कि +2 + 2 + 2 किया गया है। सी का +2 क्या होता है? सी का +2 क्या होता है बेटा? ई। एल का क्या होता है? 12 और 2 14, 15 और 2 17, 19 और 2 21, 5 और 2 7। ई एन क्यू यू जे, ई एन क्यू यू, अच्छा सॉरी, अच्छा नंबर से करना है क्या? जो जो से भूल जाते हो रे, जल्दी बता दिया करो। देखो भाई 05 14, 15 और 2 17, 19, 5 और 2 7, तो 5 14 17 19 7, 5 14 17 19 5, 5 14 17 19 और 2 21 हो जाएगा, 21 7, 5 14 17 21 7। बेटा कौन सा है? ये नहीं, ये वाला ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है भाई, 19 और 2 21 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। आगे उसने कहा देखो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्लॉक से। कहां से अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है क्लॉक से। क्लॉक को आपको मैंने क्लॉक में पढ़ाया है शैडो वाले क्वेश्चंस। कौन से पढ़ाए हैं? शैडो वाले क्वेश्चंस पढ़ाए हैं, वो देखें बेटा। एक मॉर्निंग है यानी कि सन कहां पे होगा? सर मॉर्निंग यानी सन होगा ईस्ट में। मॉर्निंग यानी सन कहां पे होगा? सन होगा सर ईस्ट में। ईस्ट यानी कि ये रहा सर सन, ये रहा। अभिषेक और हर्ष 2 दोस्त थे, एक दूसरे से बात करें। उसने कहा कि देखो शैडो जो है वो अभिषेक की जो शैडो है वो हर्ष के एग्जैक्टली कहां गिर रही है? लेफ्ट ऑफ हर्ष। बेटा शैडो तो यहीं गिरेगी, इधर ही शैडो गिरेगी, तो हर्ष को यहां खड़ा होना पड़ेगा। अभिषेक यहां खड़ा होगा तो अभिषेक की शैडो यहां गिर जाएगी हर्ष की, तो अभिषेक देखेगा साउथ में और हर्ष देखेगा नॉर्थ में। और उसने पूछा किसका है कि अभिषेक कहां देख रहा है? तो अभिषेक दिख रहा है नॉर्थ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा एंटरटेन अपन इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं ही नहीं, क्योंकि क्लियर आपको क्लास में पढ़ाया गया है। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार देख रहे हो क्वेश्चंस को। ठीक है भाई, जल्दबाजी है थोड़ी सी। चलिए आगे देखें। प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है मदर। बेटा देख रहे हैं यहां पर प्लस का मतलब क्या है? मदर है। माइनस का मतलब क्या है? ब्रदर है। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या है? फादर है। क्रॉस का मतलब क्या है? सिस्टर है। ठीक है, तो जनाब पी का अंकल क्यू होना चाहिए, पी का मैटर अंकल क्या होना चाहिए? क्यू होना चाहिए। किस हिसाब से होगा? तो यहां पर बेटा आप क्या करोगे? +1 माइनस वाला कंसेप्ट अलाउ करोगे। ठीक है, कैसे? कि देखो माइनस प्लस क्रॉस, पी का कौन पूछा है? अंकल क्यू यानी कि +1 होना चाहिए, तो माइनस प्लस और क्रॉस। माइनस यानी कि ब्रदर है, प्लस यानी कि मदर है, क्रॉस यानी कि सिस्टर है, तो आउटपुट क्या होना चाहिए? +1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? +1। लेकिन पी कौन है? पी के लिए क्या कह रहा है? P - M। माइनस का अर्थ क्या है? ब्रदर। ब्रदर कभी भी क्या है? अंकल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पहले पे टिक मारो, आगे चलो। आगे चेक करोगे क्या? माइनस यानी कि क्यू का रिवर्स पूछा है, ठीक है, नहीं होगा। फाइंड द ऑड, ऑड के लिए पूछा है आपसे, तो देखो ऑड क्या हो सकता है? +2 +1 +2 +2 +,
1 और +2 +2 +1 और +2 +2 +1, लेकिन ये क्या है -5 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। 4 क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। 4 ऑड होगा या नहीं होगा? अरे बोलो 4 ऑड हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे उसने कहा देखिए कंसर्न है, उसको कोड गया DOQ की, ठीक है बेटा। चलिए बेटा कुछ नहीं किया उसने, CDOQ बेटा +1 +2 +3 +4, इसमें क्या किया है +1 +2 +3 +4 करके किया गया है। कर लेना, पूछा क्या है? एविडेंट। E का F, V का हो जाएगा X, I का हो जाएगा L, FXL 2 में आ रहा है, ठीक है। उसका आ जाएगा H J T, A और C लास्ट में देख लो, T +7 20 और 7 21 आएगा। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। उसने कहा प्लस का मतलब है क्रॉस, तो 42। माइनस का मतलब क्या है सर? उसने कहा है कि माइनस का मतलब क्या है? प्लस मीन्स, अच्छा उसने क्वेश्चन इसमें पूरा नहीं लिखा हुआ है, अपने हिसाब से कर लेना बेटा, क्वेश्चन दिख नहीं रहा है इसमें क्लियर, ठीक है। तो अपने हिसाब से इसको कर लेना, दिख नहीं रहा प्लस का मतलब क्या है। एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं बेटा। देखें 7 फ्रेंड्स हैं, सिटिंग है एक स्ट्रेट लाइन में फेसिंग नॉर्थ। F और G इमीडिएट नेबर्स हैं। Q सिट्स लेफ्ट ऑफ K, K के लेफ्ट में थर्ड कौन है बेटा? Q है, ठीक है। आगे आपसे कह रहा है 3 पर्सन बिटवीन F एंड E, 3 पर्सन बिटवीन F एंड D। आगे रहा E सिट्स लेफ्ट ऑफ A, E जो है F के लेफ्ट में है, ठीक है, बट नॉट एक्सट्रीम एंड। P सिट्स एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, P जो है एंड पे है। L इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ G एंड F। चलिए करते हैं, एक मिनट रुको, इसको कुछ नहीं है क्वेश्चन में। Q सेट से थर्ड लेफ्ट ऑफ K, Q जो है थर्ड लेफ्ट है किसके बेटा? K के। चलिए आगे उसने आपसे क्या कहा है कि थ्री पीपल सिट बिटवीन F एंड E, F और E के बीच 3 बंदे हैं, लिख लीजिए यहां पर ठीक है। आगे उसने आपसे क्या कहा है? F और G इमीडिएट नेबर्स हैं। E सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ F, E जो है वो F के लेफ्ट में है, तो E जो है वो F के लेफ्ट में, तो F के बीच 1 2 3, E यहां पर हो जाएगा बेटा, 3 बंदे हो गए। और उसने आगे क्या कहा कि E सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ बट नॉट एक्सट्रीम एंड, यानी एक बंदा कम से कम यहां होगा। टोटल कितने बंदे हैं? 7 हैं, 3 और 4 7 बैठ चुके हैं। उसने कहा था F और G कौन? F और G नेबर है, तो G यहां पे आ जाएगा बेटा। आगे उसने क्या कहा है? P सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, P जो है एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे है, ठीक है। उसने कहा L इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ G, L जो G का नेबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा बताइए एक्सट्रीम राइट हैंड पे कौन है? तो K बैठा है। राइट हैंड पे कौन बैठा है? K बैठा है। K इज करेक्ट आंसर। अरे बोलो यस और नो। चलिए K इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं बेटा। उसने बोला इसमें कौन सा सही है बेटा? इसमें बेटा ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, क्रॉस करके देख लेना, ठीक है। उसने कहा सम टिक्सो इज मैंगोज, कुछ टिक्सो क्या है बेटा? मैंगो हैं। आगे उसने कहा था सम मैंगोज आर येलो, सम मैंगो क्या है बेटा? येलो हैं। उसने कहा ऑल येलो इज मैंगो, अच्छा ऑल येलो इज मैंगो गलत है बेटा। सम टिक्सो इज येलो, सम टिक्सो इज येलो, यह भी गलत है बेटा। अच्छा दोनों ही गलत है, तो नाइदर नॉर, नन फॉलोज, क्या हो जाएगा? नन फॉलोज। आगे उसने कहा काइट को लिखता हूं QHHD, यानी देखो मेरी बात, K को Q लिखा है यानी कि +7 किया है, H लिखा है यानी कि -1 किया है, +7 -1 और फिर क्या है माइनस के 13। अच्छा नहीं ऐसे नहीं होगा भाई, ये ज्यादा इसमें वो नहीं बन रहा है। तो ये देखें यहां देखने एक बार, काइट को लिखा है QHHD, QHH और D, तो देखें कैसे बन सकता है ये। इसमें उसने क्या किया है? वॉवेल्स में तो किया है -1 और कॉन्सोनेंट का जो भी है, कॉन्सोनेंट का क्या किया है उसने? उसका अपोजिट जो है उसके अपोजिट में किया है -1। तो काइट ने वॉवेल्स में किया है -1 और कॉन्सोनेंट में क्या है? अपोजिट 1 लिखा है पोक। क्या लिखा है? पोक। P का अपोजिट क्या होता है? K होता है। K -1 J हो जाएगा। O -1 क्या रहेगा? तो क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। K का अपोजिट होता है P, P -1 क्या होता है सर? O हो जाएगा। E -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? JNOD, JNOD कहाँ है बेटा? सॉरी L हो जाएगा, ज्यादा करना है बेटा, ठीक है। L हो जाएगा, LNOQD कहाँ है? ये रहा, ठीक है। वो अपोजिट में एक ज्यादा करना है, इसको +1 कर लेना। थैंक यू क्लास। अभी आपका क्या है? अगला नंबर शायद GS का आपका नंबर होगा, GS आपकी सॉल्व होगी। हाँ बच्चा, टेस्ट तो दे लिया आप लोगों ने, ठीक है भाई। सॉल्यूशंस की बात करते हैं बिना देरी करे, और जैसा भी टेस्ट गया हो बेटा अपने आप को
इंप्रूव करते रहें। कोई दिक्कत आए तो प्लीज क्लास में पूछें उससे। फर्दर डिले करे बिना क्वेश्चन पे आते हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस is the difference between the day and night temperature likely to be the highest? निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान के बीच का अंतर सबसे अधिक होने की संभावना है? अब बेसिक बेटा मेरे ख्याल से ज्यादा टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए अपने लिए। क्यों मैं थार डिजर्ट कह रहा हूं भाई? क्योंकि जो दिन का तापमान होगा थार के अंदर वो सर्वाधिक होगा और रात का तापमान सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सिंपल है। जनरली कंफ्यूज आप माउंट एवरेस्ट से हो रहे होंगे, लेकिन बेटा याद रखेंगे कि माउंट एवरेस्ट में जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो डे एंड नाइट में क्या कह रहा है? दिन और रात में तापमान के भी सबसे अधिक होने की संभावना है। मैक्स पॉसिबिलिटी है आपकी, वो है आपका थार रेगिस्तान। माउंट एवरेस्ट से कंफ्यूज हो रहे होंगे जिन बच्चे, तो नहीं होना भाई, थार डेजर्ट इज द राइट आंसर। अगले पे आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? ठीक है भाई, मेडागास्कर इज लोकेटेड इन दी ओशन। मेडागास्कर जो है वो किस सागर में या किस महासागर में स्थित है? तो भाई सिंपल सा इसका भी एक आंसर बना अपने लिए कि मेडागास्कर इज लोकेटेड इन द इंडियन ओशन। कहां पे भाई? इंडियन ओशन। तो अगर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट बनाते हैं बेटा, अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट बनाते हैं ऐसे मछली की शेप का अफ्रीका कॉन्टिनेंट, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के इस वाले यहां पे आप देखेंगे आपको मेडागास्कर नाम का एक टापू या द्वीप मिलेगा। सो मेडागास्कर इज लोकेटेड इन द इंडियन ओशन। चले भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following event occurred first during the Indian national movement? निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हुई थी सबसे पहले? तो देखिए भाई, अगर हम डिस्कशन करने की बात करें इस टॉपिक पे, ध्यान दो इधर बेटा, साइमन कमीशन की बात करें 1928, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था भाई 1905, खेड़ा सत्याग्रह बेटा 1917, और उसके बाद दांडी मार्च की बात करें तो 1930। अब भाई खुद अपने मन से लग जाएगा बेटा इसका सही आंसर क्या होगा। द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 सबसे पहले घटनाओं में से एक है। उसके साथ साथ ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए बेटा। जिन बच्चों के ये सवाल गलत हैं तो भाई मॉडर्न हिस्ट्री को ढंग से पढ़ें थोड़ा। चले भाई, उसके बाद द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑफ इंडिया एनवर्साइज द ग्राम सभा। ग्राम सभा पढ़ते ही, पंचायत राज पढ़ते ही कहीं नहीं जाना भाई, आपको सीधे पहुंच जाना है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। संविधान के 73वें संविधान संशोधन के तहत ही हमने पंचायत को भारत का हिस्सा बनाया। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। और अगर पूछेगा भाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, शहरी जो पंचायत व्यवस्थाएं थी उनको हमने 74th के अकॉर्डिंग किया, तो PRI 73rd एंड जो आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है दैट इज अंडर 74 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आसान सवाल है। इतिहास के सबसे अच्छे सवालों में से एक हो सकता है आपके लिए कि दंतीदुर्ग हु सेट अप हिज कैपिटल एट मालखेड़ वाज द रूलर। दंतीदुर्ग जो मालखेड़ पे जिन्होंने अपनी राजधानी स्थापित करी थी वो किस साम्राज्य से वो है एसोसिएट करते हैं बेटा? सो बेटा ध्यान देंगे, दंतीदुर्ग इज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। दंतीदुर्ग ने राष्ट्रकूट डायनेस्टी की स्थापना करी थी, तो आंसर बन गया भाई अपना राष्ट्रकूटास। अगर पालास की बात करें तो बेटा पालास के जो फाउंडर हैं दैट इज गोपाल। प्रतिहार की बात करूं तो हरिचंद्र एक नाम के राजा थे जिन्होंने इस डायनेस्टी की स्थापना करी थी। सातवाहन की जो फाउंडर है दैट इज शिमुक नाम के एक व्यक्ति ने सातवाहन डायनेस्टी की स्थापना करी थी। तो भाई राष्ट्रकूट की जो स्थापना करी थी दंतीदुर्ग ने, तो मालखेड़ नामक स्थान का संबंध, दंतीदुर्ग का संबंध राष्ट्रकूट डायनेस्टी से है। अच्छा याद रखेंगे बेटा, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में कन्नौज स्ट्रगल, ट्रिपार्टी स्ट्रगल भी शुरू हुआ था। तो याद रखेंगे भाई कन्नौज को लेके संघर्ष 3 बड़े राजवंशों के बीच में हुआ था। वो 3 बड़े राजवंश पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजा हुआ करते थे। अगले क्वेश्चन पे आए बेटा, Which of the following amendment to the Constitution of India was passed by the primary objective of the Constitution? Encode the reorganization of Indian state based on the languages. भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनः गठन को संवैधानिक रूप में इनकोड करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? अब बेटा आपको बात बिल्कुल आसानी समझनी है इस चीज को कि भाई 1947 में जब देश आजाद हुआ अपना, 1950 तक आते आते जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने सारे बड़े राज्यों को भारत में सम्मिलित होने के लिए कह दिया था। फिर उसके बाद 3 बड़ी समितियां बनाई गई थी। पहला था बेटा आपका धार कमीशन,
याद करें 1948 का धार कमीशन, उसके बाद जेवीपी समिति बनाई गई थी 1948 में, 1949 में उसने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी। फिर उसके बाद फैजल अली समिति बनाई गई थी 1953 के आसपास, और फैजल अली समिति के रिकमेंडेशंस के बाद हमने आंध्र प्रदेश को एक राज्य बनाया, और शुरुआत में अपने पास 14 बड़े राज्य और 6 बड़ी यूनियन टेरिटरीज थी। बिल्कुल सही जवाब है भाई यहाँ पे। अब ये सारा प्रावधान जो आया बेटा, दैट इज 7th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इससे पहले भारत में एबीसीडी राज्य हुआ करते थे बेटा। भारत को 4 श्रेणी में बांटा गया था, ए स्टेट, बी स्टेट, सी स्टेट एंड डी स्टेट। इन एबीसीडी के प्रावधानों को खत्म किया गया पिछली जो टेस्ट हुआ था बेटा, उसमें सवाल पूछा गया था कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पास किया, 1956। वो अमेंडमेंट कौन सा था? दैट इज 7th अमेंडमेंट। सिंपल है बेटा आंसर। अब आपके लिए क्लियर हो गया कि भाई 7वें संविधान संशोधन के तहत हमने इस प्रावधान को भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया। आगे बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्वामी दयानंद सरस्वती इज इनकरेक्ट? अधिकांश गलतियां यहां हुई होंगी बेटा। क्या पूछ रहा है बेटा? कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पे ध्यान देना है बेटा। हिज बर्थ प्लेस वॉज गुजरात, ठीक है जी। ही ऑथर्ड द बुक सत्यरथ प्रकाश, बिल्कुल सत्यार्थ प्रकाश की रचना इन्होंने करी थी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, अरे बेटा यहां गलती हो गई। ही इज नॉट अ फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज की स्थापना करी थी राजा राम मोहन रॉय ने। आर्य समाज की संस्थापना इन्होंने करी, तो ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा जो स्टेटमेंट है बेटा, ये आपका आंसर बनता है, यही गलत है। ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने करी थी बेटा। और राजा राम मोहन रॉय, तो राम मोहन रॉय को राजा कहने वाले जो व्यक्ति थे वो थे अकबर सेकंड नाम के एक राजा थे, मुगल राजा, उन्होंने इनको राजा की उपाधि दी थी, ठीक है। विलियम बेंटिक की मदद से सती को खत्म करने की पूरी कोशिश करी थी राजा राम मोहन रॉय ने। और अगर हम स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी, और आर्य समाज की स्थापना के साथ उन्होंने भाई बहुत बड़ा स्लोगन दिया था, बैक टू द वेदास, वेदों की ओर वापस लौटो का जो स्लोगन था, जो नारा था, वो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया था। अच्छा बेटा, अगर आप ये सॉल्यूशन देख रहे हैं तो फिर एक सवाल अगर आपसे पूछूं कि व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? प्लीज कमेंट कर दें भाई। चले आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान देते बेटा। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो भाई ध्यान से। अगला सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर द कॉपर माइंस? कॉपर खदान प्रसिद्ध है, कौन सी जगह कॉपर के लिए प्रसिद्ध है बेटा? भाई सिंपल आंसर है खेतरी माइन राजस्थान। खेतरी माइन राजस्थान, राजस्थान का जो खेतरी माइंस है ये प्रसिद्ध किसके लिए है बेटा? कॉपर कल्टीवेशन, कॉपर माइंस के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। गया तो बिहार में है भाई, बाहर निकाल दिया हमने। क्योंझर की बात करें, आज 2 दिन पहले वाली क्लास को याद करें बेटा, मिनरल सारे लिखे थे तो देखें क्योंझर किस राज्य में है। पर खेतरी माइन याद रखेंगे, खेतरी माइन का संबंध किससे है बेटा? कॉपर से। और खेतरी माइन जो आपके किस राज्य में है? राजस्थान राज्य के अंदर है। विच अमंग द फॉलोइंग हैड रिटन किताब उल हिंद? किताब उल हिंद की रचनाकार कौन है भाई? अगला सवाल है, और बहुत प्यारा सवाल है बेटा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। तो भाई अगर सवाल आया है कि भाई किसने किताब उल हिंद की रचना करी है, तो आपका आंसर सामने होना चाहिए बेटा। अल बिरूनी नाम के एक प्रसिद्ध लेखक हुए जिन्होंने किताब उल हिंद की रचना करी है। अब फिर से बेटा, क्योंकि बिना क्वेश्चंस के मजा नहीं आएगा, अगला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अल बिरूनी किसके समय भारत आए, या अल बिरूनी किसके पोएट थे? क्या गजनी थे या गौरी थे? किसके समय ये भारत में आए थे? प्लीज इसका आंसर आप करें कमेंट बॉक्स के अंदर। तो सॉल्यूशन देखने के साथ साथ एक और क्वेश्चन लेके जाएं और प्रैक्टिस करें बेटा। हाँ भाई, अगला पॉलिटी का सवाल आपके लिए। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा? भारत के राज्यसभा में इनमें से किस विधेयक को पेश नहीं किया जा सकता? भाई बोथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड ऑर्डिनरी बिल, ठीक है जी। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, द मनी बिल, द ऑर्डिनरी बिल। भाई देखो, संविधान संशोधन विधेयक, आम विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक या आम विधेयक। भाई सिंपल है कि मनी बिल सही आंसर बनता है बेटा, क्योंकि बार बार बताया गया है आपको दैट मनी बिल इज ओनली पास्ड इन लोकसभा। मनी बिल जो है वो केवल लोकसभा में पास किया जाएगा विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अगर मनी बिल के लिए बेटा आर्टिकल पूछे आपसे, तो आर्टिकल कौन सा? 110, अनुच्छेद 110 इस बात को परिभाषित करता है कि क्या होगा मनी बिल, ठीक है। और वहीं पे आर्टिकल 117 क्लॉज 1, 117 क्लॉज 3 भारत के वित्तीय विधेयक फाइनेंशियल बिल की चर्चा करते हैं। तो संवैधानिक प्रावधान भी याद रखेंगे, तो सही आंसर बन जाएगा बेटा आपका मनी बिल कैन नॉट बी पास इन दी राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर धन विधेयक पारित नहीं किया जा सकता। Which article of the Constitution of India lays down that an Indian citizen has the right to use any restaurant, road and public place? देखें क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है,
लेकिन सिंपल याद रखें कि सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद ऐसा है बेटा जो ये अधिकार देता है किसी भी भारतीय नागरिक को कि वह किसी प्रकार के सार्वजनिक स्थान का उपयोग कर सकता है, जैसे भाई रेस्टोरेंट में, सड़क पर रहना, खाना पीना। तो भाई सिंपल याद रखेंगे बेटा, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहा है। तो यहां डिस्कस करने की बात करें बेटा अगर, तो आर्टिकल 17 बात करता है बेटा किसकी, अनटचेबिलिटी की, कि भारत में अस्पृश्यता नहीं होगी। आर्टिकल 14 बात करता है समानता के अधिकार की। आर्टिकल 16 बात करता है कि अवसर की समानता होगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी। उसके बाद आर्टिकल 15 बात करता है कि राज्य किसी प्रकार का भी कोई भेदभाव किसी व्यक्ति के साथ नहीं करेगी। तो आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 1 है और क्लॉज 2 है, ये क्लॉज 2 बात करता है बेटा कि कोई प्राइवेट संस्था के अंदर भी किसी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म, बर्थ स्थान, ठीक है भाई, लिंग, इनके बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो भाई अगर आप मॉल जाना चाहते हैं और आपके कपड़े फटे हुए हैं या आप अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो उस केस में मॉल में जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आर्टिकल 15 क्लॉज 2 आपको यह अधिकार देता है कि आप किसी पब्लिक प्लेस को यूज कर सकते हैं। बात समझ आ गई बेटा? तो इसका सही आंसर बनेगा आर्टिकल 15 क्लॉज 2। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला सवाल ये कहता है बेटा, ध्यान देते हैं, नेम द इंडियन क्लासिकल डांस। थोड़ा लेंदी बना है पेपर, कोई बात नहीं भाई। नेम द इंडियन क्लासिकल डांस फ्रॉम विच इट बिलीव टू रिवील्ड बाय द लॉर्ड ब्रह्मा टू भरत। अब देखो इसको आसान भाषा में बेटा आपसे सिंपल सवाल बैठा है बेटा कि नाट्य शास्त्र नामक जो पुस्तक है, नाट्य शास्त्र नामक जो पुस्तक है, ठीक है, उससे डायरेक्टली संबंधित कौन सा नृत्य है बेटा? तो भाई नाट्य शास्त्र के जो लेखक हैं वो है भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के जो लेखक है वो है भरत मुनि, और भरत मुनि ने जिस डांस को बोला है, तो यहां भरत है, सीधे भरतनाट्यम बना लो आंसर बेटा, शॉर्टकट तरीका यही है, बट सही आंसर यही है बेटा कि भरतनाट्यम डांस वो है जिसका डायरेक्टली संबंध नाट्य शास्त्र से है। नाट्य शास्त्र डांस की सबसे अच्छी किताबों में से, पहली किताब में से एक है। उस नाट्य शास्त्र के जो रचनाकार हैं उनका नाम है भरत मुनि। तो भाई एक सवाल, दो सवाल और तीन सवाल तो यही पता ही है आपको, ठीक है भाई, इतना आसान है। आगे, विच इंडियन स्टेट हैज इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। कंफ्यूज करने के लिए सवाल दिया गया है आपका कि भारत के किस राज्य के पास अपना संविधान है। अरे मूर्खों, पूरे भारत का एक ही संविधान है, किसी भी राज्य के पास अपना खुद का सेपरेट कोई संविधान है ही नहीं। कश्मीर जैसा कोई एक मुद्दा था, लेकिन वो भी सेपरेट संविधान के हिसाब से नहीं, एक अलग प्रावधान था उनके लिए। तो जो बच्चे अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम सोच रहे बेटा, गलत आंसर। सही आंसर है बेटा नन ऑफ दीज। भारत के किसी राज्य के पास खुद संविधान नहीं है, बच्चों वाला सवाल है। अगर यहां भी गलती हुई है बेटा तो बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी आपको अभी और। उसके बाद आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 है, वो किससे संबंधित है? कहता है एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, भारत में नए राज्यों को सम्मिलित करना। दूसरा, अल्टरेशन ऑफ एरिया ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, जो पहले से भारतीय राज्य हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना। अल्टरेशन ऑफ द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट, जो राज्य हैं उनके नाम में परिवर्तन करना। नेम एंड द यूनियन टेरिटरी, गलत है भाई। तो सही आंसर है बेटा एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट। भारत में नए राज्य को सम्मिलित करना, ठीक है, या एस्टैब्लिश करना, ये दोनों अधिकार पार्लियामेंट को दिया जाता है अंडर आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बात क्लियर बेटा? तो सही आंसर बेटा आंसर नंबर ए। अगले पे चर्चा करें बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। भाई इनमें से कौन सा जो मैच है वो सही नहीं है? वुलर लेक का संबंध कश्मीर से, बिल्कुल जी। नैनी लेक का संबंध उत्तराखंड से, बिल्कुल जी। वेम्बनाद लेक महाराष्ट्र, हो गई गलती भाई, वेम्बनाद लेक का संबंध केरला से है। उसके बाद चिल्का लेक उड़ीसा। तो सही आंसर बेटा सी सही मैच नहीं है। केरला में सस्टम कोट्टा, ठीक है जी, वेम्बनाद लेक, ठीक है, और अष्टमुडी लेक, ये 3 लेक प्रसिद्ध हैं। महाराष्ट्र में लोनर नाम का एक लेक है बेटा, लोनार लेक इज इन महाराष्ट्र रीजन। तो अगर यहां लोनर होता तो सही हो जाता, या फिर महाराष्ट्र केरला होता सही हो जाता आंसर। तो भाई आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर बनता है, ये सही मैच नहीं है। आगे, द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, भारतीय उच्च न्यायालय की पहली जो मुख्य न्यायाधीश महिला बनी उनका नाम था बेटा लीला सेठ। कौन है भाई आपका? लीला सेठ। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ मेघदूत। मेघदूत नामक पुस्तक की रचना किसने करी है? तो सिंपल आंसर है बेटा मेघदूत की रचना करी है कालिदास ने। बाकी देखें भाई, बाण भट्ट एक अच्छे राइटर हैं। बाण भट्ट ने किताब लिखी थी बेटा हर्ष चरित्र। किताब का नाम क्या है बेटा? हर्ष चरित्र। उसके बाद कल्हण ने लिखी थी किताब जिसका नाम था राजतरंगिनी। तो बाण भट्ट ने लिखी थी हर्ष चरित्र, कल्हण ने लिखा था भाई राजतरंगिनी, कालिदास ने बहुत सी पुस्तकें लिखी थी, उनमें से एक आपके सामने मेघदूत, और तुलसीदास रामचरितमानस के लिए प्रसिद्ध है ही, पता है आपको। अच्छा भाई, नेम द पर्सन हु वाज आल्सो नोन एज देशबंधु।
उस व्यक्ति का नाम बताएं जिनको देशबंधु भी कहा जाता है। तो एस राधाकृष्ण नहीं, सर्वपल्ली राधाकृष्ण नहीं बेटा, गोपाल कृष्ण गोखले भी नहीं, चित्तरंजन दास सही आंसर है बेटा। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही आंसर बेटा चित्तरंजन दास। मदन मोहन मालवीय तो आएंगे ही नहीं बेटा, पहले आंसर मिल गया हमें। अरे आगे बढ़ जा। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज सेलिब्रेटेड, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, 24 जनवरी खत्म, 24 जनवरी, ठीक। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस, इनमें से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो भांगड़ा इज नॉट अ शास्त्रीय डांस। कथक है भाई, कथक कहाँ का है आपको पता होना चाहिए, सतरिया असम का है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। भांगड़ा इज फ्रॉम पंजाब, बट ये क्लासिकल नहीं, फोक डांस है। द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन, बहुत ट्रिपिकल क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सवाल आता है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन पे महाभियोग चलाना है, तो वो जो बिल है वो कहां पारित किया जा सकता है बेटा? लोकसभा, राज्यसभा, ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ज्वाइंट सेशन। तो बेटा देखो, लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है, तो इसलिए सही आंसर बनेगा ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। संसद के किसी भी सदन में हम इस बिल को पारित कर सकते हैं। ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ द पार्लियामेंट, तो ये गलत है भाई, राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए ज्वाइंट सेशन का कोई प्रावधान ही देश के अंदर नहीं है। विच आर्टिकल डील, देखिए इनमें से कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो कहता है कि भारत को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रावधान करना पड़ेगा? तो डीपीएसपी का अनुच्छेद नंबर 51, आर्टिकल 51 डील करता है किससे बेटा? आर्टिकल 51 डील्स विद द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। बात क्लियर हो गई, सिंपल। नेक्स्ट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट जवाहरलाल नेहरू पास द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इनमें से किस तारीख को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पारित किया था? तो बेटा सही आंसर इसमें 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी बेटा? 9 दिसंबर को। उसके कुछ दिनों बाद क्या पास किया गया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसका सही आंसर है 13 दिसंबर 1946। फिर उसके बाद द एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटाइट फ्लक्स इज नोन एज वेबर। एसआई यूनिट जो है मैग्नेट फ्लक्स का, उसको हमने वेबर कहते हैं भाई। चुंबकीय प्रवाह की जो एसआई इकाई है उसको हम वेबर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा अगर आज डिस्कस करेंगे अगला क्वेश्चन, द प्रोटोप्लाज्म इज प्राइमरली कंपोज्ड, प्रोटोप्लाज्म जो है मुख्य रूप से किस चीज से बना है बेटा? तो प्रोटीन्स भी उसमें होते हैं, न्यूक्लिक एसिड भी होता है, लिपिड्स भी होता है। तो सही आंसर बेटा ऑल ऑफ द अबव इज योर राइट आंसर। ठीक है भाई, तो इतने ही क्वेश्चन भाई आपके लिए था। 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अपने आंसर्स को एक बार टैली करें, देखिए कहां गलती कर रहे हैं बेटा आप, क्योंकि भाई टेस्ट से ही आप गलतियों के बारे में सीखेंगे। तो प्लीज एनालाइज करें और अपना स्कोर रखें अपने पास। अगर आप देख रहे हैं तो अपना नाम और स्कोर बेटा प्लीज कमेंट कर दें ताकि प्रदर्शन करें। अगर ज्यादा नंबर है तो, कम नंबर है फिर तो बेटा छुपा ही लो, मतलब फायदा क्या है फिर तो। ठीक है जी, चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम या नेक्स्ट जो आपका टेस्ट होगा उसके लिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।